लग रहा था, लेकिन यह पहली बार था जब उसने सारे एलिमेंट बिना ब्लास्ट के इसमें फिट किए। इस मिथ्रिल में ढेर सारी पावर और एनर्जी है, पर सावधान, जरा सा गलत मूवमेंट और ये ट्रिगर हो सकता है। चिंटू 2 ने वार्न किया। चैतन्य ने इसे यूनिटी मिथ्रिल नाम दिया क्योंकि इसमें सारे एलिमेंट थे। सक्सेस तो मिल गया, लेकिन चैतन्य अभी भी फुली सेटिस्फाइड नहीं था। ये यूनिटी मिथ्रिल नॉर्मल सिचुएशंस में यूज करने के लिए वे टू रिस्की था। उसने और छोटे छोटे मिथ्रिल्स के साथ एक्सपेरिमेंट्स किए और आखिरकार उसे एक ऐसा साइज मिला जिसमें मिथ्रिल कंप्लीटली स्टेबल था। उसके हाथ में था एक टाइनी मिथ्रिल अयस्क जो एक वेडिंग रिंग के डायमंड जेमस्टोन जितना छोटा था। उसने ये कंपैरिजन इसलिए किया क्योंकि दोनों लगभग एक जैसे दिखते थे, बस मिथ्रिल की व्हाइट ग्लो थी जो नेवर ऑफ होती थी। चैतन्य ने इस माइक्रो यूनिटी मिथ्रिल को टेस्ट किया और यह सुपर सॉलिड निकला। उसने इसे रूम में इधर उधर फेंका, मेटल और कंक्रीट पर बाउंस कराया और उस पर बस हल्की सी स्क्रैच आई। उसने इसे इंटेंस फायर और फ्रीजिंग कोल्ड जैसे डिस्ट्रक्टिव टेस्ट्स में डाला और ये उनमें भी सरवाइव कर गया। हाँ, ये इंडिस्ट्रक्टिबल तो नहीं था, लेकिन जब ये टूटा तो बाकी यूनिटी मिथ्रिल एक्सपेरिमेंट्स की तरह एक्सप्लोड नहीं हुआ। ये मिथ्रिल सेफ था और प्योर एनर्जी से भरा हुआ। एक और एक्सपेरिमेंट में चैतन्य ने एक लाइट बल्ब के 2 वायर्स को यूनिटी मिथ्रिल से कनेक्ट किया और शॉकिंगली लाइट बल्ब ऑन हो गया। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि यूनिटी मिथ्रिल बैटरी की तरह काम कर सकता है, लेकिन ये हो गया। उसके हिसाब से ये छोटा सा मिथ्रिल लाइट बल्ब को फॉरएवर पावर दे सकता था। फिर उसने इसे घर के बाकी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जैसे एसी और फ्रीज के साथ ट्राई किया। वे ऑन तो हुए, लेकिन बेयरली। इस टाइनी यूनिटी मिथ्रिल में इतना कम एलिमेंट माना था कि ये उन पावर हंग्री अप्लायंसेस को ठीक से पावर नहीं दे पाया। अगर उसे इन्हें सिर्फ यूनिटी मिथ्रिल से चलाना था तो बड़ा मटेरियल चाहिए था, लेकिन बड़ा मटेरियल मतलब ज्यादा रिस्क, क्योंकि वो वे मोर अनस्टेबल था। फिर भी ये एक जबरदस्त ब्रेक थ्रू था। ये यूनिटी मिथ्रिल एक इटर्नल बैटरी की तरह था जिसे न रिचार्ज चाहिए न रिप्लेसमेंट। बस एक डाउनसाइड था कि ये सिर्फ छोटे अप्लायंसेस को पावर दे सकता था। चिंटू 2, क्या लगता है मैं कभी बड़ा यूनिटी मिथ्रिल बना पाऊंगा? चैतन्य ने चिंटू 3 से पूछा। ब्रूट फोर्स से सॉल्यूशन ढूंढना पॉसिबल है, लेकिन टाइम और मेहनत बहुत लगेगी। मेरा सजेशन है कि तू देश में बिखरे गॉड 4 के बाकी पीसेस ढूंढ ले, चिंटू 2 ने जवाब दिया। चैतन्य हंस पड़ा। तू तो बस एक और अपग्रेड के चक्कर में है ना? मैं मना नहीं करूंगा। वैसे भी चैतन्य का प्लान यही था। हर सॉफ्टवेयर अपग्रेड ने अब तक उसे इनसेन इंप्रूवमेंट्स दिए थे। वो रुकना नहीं चाहता था, उसकी क्रेविंग थी और ज्यादा की। तू तो बस एक और अपग्रेड के चक्कर में है ना? मैं मना नहीं करूंगा। वैसे भी चैतन्य का प्लान यही था। हर सॉफ्टवेयर अपग्रेड ने अब तक उसे इनसेन इंप्रूवमेंट्स दिए थे। वो रुकना नहीं चाहता था, उसकी क्रेविंग थी और ज्यादा की। चैतन्य ने रिबॉर्न नेशन में मिथ्रिल को रोल आउट करना शुरू कर दिया। उसने सारे नागरिकों को इकट्ठा किया और पूछा कि वे किस तरह का हथियार या टूल चाहते हैं, ताकि वो उनके डेली बेसिस पर किए जाने वाले कामों में उन सब की हेल्प कर सके। चैतन्य की बात सुनकर सब लोग हैरान थे। आखिर चैतन्य ने इतने कम टाइम में एक एक चीज डेवलप की थी। भले ही वो थका हुआ नहीं दिख रहा था, लेकिन लोग जानते थे कि इतना लंबा हसल करने से कोई भी थक सकता है। फिर भी चैतन्य रुका नहीं। वो अभी इकलौता शख्स था जो मिथ्रिल बना सकता था, तो उसने अपने नागरिकों के लिए पर्सनली मिथ्रिल टूल्स और हथियार बनाने का जिम्मा लिया। इससे वो और भी पॉपुलर हो गया। लोग उसकी इस मेहनत का कर्ज चुकाने के लिए और ज्यादा जोश से काम करने की कसम खाने लगे, क्योंकि जब से चैतन्य उन्हें मिला था तब से उनकी लाइफ पहले से कहीं ज्यादा बेहतर, आसान और कंफर्टेबल हो गई थी। साथ ही उनके लाइफस्टाइल भी काफी हद तक चेंज हो चुका था। कोंग की लीडरशिप में इंजीनियर्स ने अपने काम के लिए बेस्ट टूल्स चुने। कुछ ने साधारण रूलर लिया, कुछ ने हार्ड हैट और कुछ ने पेंसिल, ताकि वो इसे
कहीं भी आसानी से कैरी कर सके। किसानों ने रेक, फावड़े और दरांती डिमांड की, जबकि ज्यादातर बौनों ने हथौड़े और निहाई मांगी। जैसे ही लोगों के हाथों में मिथ्रिल आर्टिफैक्ट्स आए, उनकी प्रोडक्टिविटी डबल से भी ज्यादा हो गई। सड़कें बनाने या खेतों में बीज बोने के लिए जो स्पेल्स वो यूज करते थे, वो बिना किसी स्पेल अपग्रेड के पहले से कहीं आसान हो गए। बस मिथ्रिल आर्टिफैक्ट्स को हाथ में पकड़ना था और उनके स्किल्स में जबरदस्त बूस्ट आ जाता था। इसके रिजल्ट में रोजाना बियर का प्रोडक्शन बाबच गया। हर हफ्ते ज्यादा घर बनने लगे और आखिरकार हर घर में एसी और फ्रीज पहुंच गया। उनके डेवलपमेंट, नए स्किल्स और मिथ्रिल आर्टिफैक्ट्स के कॉम्बिनेशन ने सबको इतना एफिशिएंट बना दिया कि वे कम टाइम और रिसोर्सेज में बेहतर रिजल्ट्स देने लगे। चैतन्य बिना ज्यादा प्रेशर डाले उन्हें नए नए प्रोजेक्ट्स दे पा रहा था। उन्होंने एक पॉकेट वॉच डिजाइन की जो मिनी यूनिटी मिथ्रिल से पावर्ड थी। इसे बनाने में करीब 1 हफ्ता लगा। बौने और लोहार उस गोल्डन राउंड पॉकेट वॉच को देखकर दंग रह गए। इतना छोटा फिर भी इतना कॉम्प्लेक्स आर्टिफैक्ट चैतन्य ने ये कैसे कर दिखाया? हर कोई सिटी क्लॉक का आदी था, लेकिन अब अपनी हथेली में पर्सनल वॉच होना गेम चेंजर था। अब उन्हें टाइम देखने के लिए सिटी सेंटर की घंटाघर की तरफ नहीं ताकना पड़ता था। बस अपनी पॉकेट वॉच चेक करो। चैतन्य ने कोंग को ऑन ऑर्डर दिया कि एक नया कारखाना बनाया जाए जो खास तौर पर पॉकेट वॉच प्रोड्यूस करे। वो पॉकेट वॉच और ऑटोमोबाइल्स को एक साथ मार्केट में लॉन्च करने का प्लान बना रहा था। चैतन्य को उम्मीद थी कि इन इनोवेटिव प्रोडक्ट्स को ह्यूमन मार्केट में लॉन्च करने से क्वींस रीजन में उनकी पॉपुलैरिटी स्काई रॉकेट हो जाएगी। वो और कैस्टेल काफी टाइम से रिबॉर्न बिजनेस को क्वींस रीजन में एक्सपैंड करने का प्लान कर रहे थे। बस एक प्रॉब्लम थी। किंग्स और क्वींस रीजन के बीच एक खतरनाक पहाड़ी रेंज। इसके चलते उनके बढ़े बढ़े प्रोडक्ट्स को देश के बाकी हिस्सों तक ट्रांसपोर्ट करना मुश्किल था। लेकिन अब डोमिन किंगडम के साथ उनका कोलैब था। वो उस रास्ते से पहाड़ी रेंज को बाईपास करके आसानी से क्वींस रीजन तक पहुंच सकते थे। और तो और वो डोमिन किंगडम तक रेलवे सिस्टम बनाने की प्लानिंग कर रहे थे, जिससे प्रोडक्ट्स की ट्रांसपोर्टेशन पहले से कहीं आसान हो जाएगी। चैतन्य अब क्वींस रीजन में प्लम्बिंग सिस्टम, ऑटोमोबाइल्स और कंक्रीट लाने की पूरी तैयारी में था। अभी वो अपने नेशन में ढेर सारे प्रोडक्ट्स स्टॉक कर रहा था जो बाद में क्वींस रीजन में बेचे जाएंगे। मिथ्रिल आर्टिफैक्ट की बात करें तो चैतन्य अभी भी सोच रहा था कि इसे वर्ल्ड के सामने कब लॉन्च करना चाहिए। कम से कम तब तक नहीं जब तक बौने खुद मिथ्रिल बनाना न सीख ले। अगर वो अभी मिथ्रिल आर्टिफैक्ट लॉन्च कर देता तो उसे सारा काम अकेले करना पड़ता, क्योंकि अभी वो अकेला था जो इसे बना सकता था। जब बौने और नेशन के लोहार बढ़ी मात्रा में मिथ्रिल एफिशिएंटली प्रोड्यूस करने लगे, तभी वो अपने पुराने दोस्त डोमिन ऑगिंडोर से मिलने जाएगा। टावर मास्टर होने के नाते डोमिन को मिथ्रिल आर्टिफैक्ट्स की वैल्यू जरूर पता होगी। सब लोग जी जान से काम में जुटे थे। ट्रॉल्स रेलवे सिस्टम पर काम कर रहे थे, ट्रैक बिछा रहे थे और सुनिश्चित कर रहे थे कि वो सीधे डोमिन किंगडम तक जाए। प्रोडक्शन टाइप मंकीज और सैटर्स ट्रॉल्स के साथ मिलकर कंक्रीट रोड बना रहे थे जो दोनों टेरिटरीज को कनेक्ट करेगी। सेंटोर्स ने रेलवे और रोड के किनारे टेम्परेरी गार्ड हाउस बनाए ताकि कंस्ट्रक्शन स्मूथ चलता रहे और कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। चैतन्य ने उनके लिए यूनिटी मिथ्रिल से पावर्ड वॉकी टॉकी बनाई ताकि दूर रहकर भी कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए। बैटरी खत्म होने का तो सवाल ही नहीं था। इस बीच थॉमस जैसे बौने जो अनसियंट डोमिन में इवोल्व हो चुके थे, मिथ्रिल बनाने की प्रैक्टिस में जुटे थे। रिबॉर्न कंपनी के प्रोडक्ट्स बनाने वाली फैक्ट्रियां भी फुल स्पीड में थीं। ढेर सारे यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही थीं। इंजीनियर्स स्टीम टरबाइन को अपग्रेड करने में जुटे थे ताकि ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सके। इसके बाद वो इसे डोमिन किंगडम से कनेक्ट करके वहां पावर सप्लाई कर सकते थे। स्टीम टरबाइन से सैकड़ों फीट ऊपर ग्रे क्लाउड्स, जनरेटर
और फैक्ट्रियों से निकलने वाला स्मोक सोख रहे थे। बौने राजा द्वारा दिया गया म्यूटेटेड बैक्टीरिया क्लाउड सीड धीरे धीरे बढ़ रहा था, स्मोक पर पल रहा था और पूरे रीजन के लिए ज्यादा एलिमेंट माना जनरेट कर रहा था। रिबॉर्न नेशन में सब कुछ स्मूथ चल रहा। 11वां बर्थडे आ गया। इसका मतलब था कि वो ऑफिशियली 1 साल से इस बंजर जमीन पर था। कुछ महीनों बाद चैतन्य का 11वां बर्थडे आ गया। इसका मतलब था कि वो ऑफिशियली 1 साल से इस बंजर जमीन पर था। टाइम का पता ही नहीं चला। चैतन्य को लग रहा था जैसे बस कुछ हफ्ते बीते हों और वो अब 11 साल का हो गया। इसका मतलब था कि 1 साल का बफर पीरियड आखिरकार खत्म हो चुका था। अब उसके पेरेंट्स पेंडाई लैंड में उससे मिलने आ सकते थे। वो सुपर एक्साइटेड था उन्हें वो सब दिखाने के लिए जो उसने इस रेगिस्तानी बंजर जमीन यानी पेंडाई लैंड पर कुछ ही महीनों में बना डाला था। 5000 से ज्यादा सेमी ह्यूमंस के लिए उसने इस जगह को स्वर्ग बना दिया था। चैतन्य अपने मम्मी पापा को अपने काम की अपडेट्स तो देता रहता था, लेकिन खुद आकर इसे देखना उनके लिए टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस होने वाला था। इसलिए चैतन्य चाहता था कि वे इस जगह की वाइब्स और हर नागरिक के बीच की बॉन्डिंग को अपनी आंखों से देखें और उसे फील करें। चैतन्य ने उनसे कंफर्म कर लिया कि वो कल सुबह उन्हें कार से पिक करेगा। शुक्र है ब्लिंकिंग सिटी को पेंडाई लैंड से जोड़ने वाला हाईवे तैयार हो चुका था। अब वो 3 दिन से भी कम टाइम बिल्ट एस्टेट पहुंच सकता था। ट्रैवल अब पहले से कहीं ज्यादा स्मूथ था। वो कल ब्लिंकिंग सिटी वापस जाएगा, लेकिन अभी वो अपने नेशन का जायजा लेना चाहता था। बॉस, कॉन्ग आपको रेलवे स्टेशन बुला रहा है, टाइशन ने उसकी शैडो से बाहर निकलते हुए कहा। थैंक्स टाइशन, उसे बोलो मैं कुछ मिनट में पहुंच रहा हूं, चैतन्य ने जवाब दिया। क्या कोइंसिडेंस था। उसका बर्थडे ठीक उसी दिन था जब रेलवे सिस्टम का ग्रैंड लॉन्च होने वाला था। चिंटू 3 के ब्लूप्रिंट्स यूज करके चैतन्य, कॉन्ग और नेशन के बाकी इंजीनियर्स ने मिलकर एक सॉलिड स्टीम पावर्ड ट्रेन बनाई थी। उन्होंने सुबह ही रेलवे स्टेशन का फाइनल सेफ्टी चेक पूरा कर लिया था। अब सब चैतन्य के ऑफिशियल लॉन्च का वेट कर रहे थे। चैतन्य अपनी शैडो में डाइव किया और नेशन के आउटस्कर्ट्स पर बने रेलवे स्टेशन पर इंस्टेंटली अपीयर हो गया। वो प्लेटफॉर्म पर उतरा जो मेटल और कंक्रीट से बना था। टोटल हाई टेक वाइब वाला था। दाईं तरफ थी ब्रांड न्यू लॉन्च की जाने वाली ट्रेन और बाईं तरफ एक्साइटेड भीड़ थी जो इस दुनिया में अद्भुत गाड़ी को देखने के लिए ही उमड़ी हुई थी। ये रेलवे स्टेशन लॉन्च नेशन के लिए, खासकर बोनो के लिए मेगा इवेंट था। आखिर अब वो सिर्फ 1 दिन की जर्नी में अपने होम टाउन पहुंच सकते थे। बॉस प्लीज हॉर्न बजाओ, सब ट्रेन को रन करते देखने के लिए पागल हो रहे हैं, कोंग ने जोश में चैतन्य से कहा। भीड़ का शोर चीयर करने लगा। चैतन्य उन्हें डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता था। वो फटाफट ट्रेन के कंडक्टर के पास गया और छत पर लगी रस्सी खींच दी। छू छू, हॉर्न की आवाज के साथ इंजन गड़गड़ाया और ट्रेन को पावर देने लगा। जल्द ही व्हील्स रोल करने लगे और सेकंड्स बीतते बीतते ट्रेन ने अपनी स्पीड पकड़ ली। देखते ही देखते ट्रेन ट्रैक्स पर रेस करने लगी और लगभग हॉरिजन में गायब हो गई। वाह, ये तो पक्षी से भी फास्ट है, ट्रेन को देखकर एक बच्चे ने चिल्लाकर कहा। हमारे बॉस से यही उम्मीद थी, सिर्फ वो ही ऐसा मिरेक्युलस मशीन बना सकता है। सब चीयर करने लगे। ट्रेन के रन होने के बाद रिबॉर्न नेशन और डोमिन किंगडम के बीच ट्रेड और कॉमर्स ने नई हाइट्स छू ली। बोनो ने रिबॉर्न कंपनी के सारे प्रोडक्ट्स प्रीशियस मेटल्स और जेम्स देकर खरीदे। उनके रॉ मटेरियल्स के बड़े बड़े शिपमेंट्स ने नेशन की फैक्ट्रियों को फ्यूल किया, जिससे ज्यादा प्रोडक्ट्स और ज्यादा प्रॉफिट हुआ। इस सुपर सक्सेसफुल पार्टनरशिप की वजह से डोमिन किंगडम भी लीपस एंड बॉन्ड्स में प्रोग्रेस कर रहा था। उनके सारे घर अब इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग सिस्टम्स से लैस थे, जिससे उनकी लाइफ अल्ट्रा इजी हो गई थी। वो शिपमेंट जो ट्रेन से उनके किंगडम जा रहा था, वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस से भरा था, जो बोनो के घरों में बिकने वाला था। रिबॉर्न नेशन की तरह डोमिन किंगडम भी अपने घरों में एसी और फ्रीज चाहता था। खासकर फ्रीज इसीलिए चाहते थे ताकि उनकी बियर
हर टाइम चिल्ड रहे और वो मजे के साथ ठंडी ठंडी बियर को पी सके। लेकिन बोनो में सबसे ज्यादा डिमांड थी ऑटोमोबाइल्स की। चैतन्य, कोंग और इंजीनियर्स ने कार्स के डिजाइन को नेक्स्ट लेवल पर ले गए थे। उन्होंने 2 टाइप की कार्स डिजाइन की। पहली थी नॉर्मल सेडान कार, फ्रंट में 2 सीट्स, बैक में 3। ये फैमिलीज और पर्सनल यूज के लिए परफेक्ट थी। ज्यादातर बौने इसे रिबॉर्न नेशन में वेकेशन के लिए यूज करते थे। दूसरा डिजाइन था कंपनी यूज के लिए। ये ज्यादा बड़ा था, पीछे ढेर सारा कार्गो स्पेस के साथ। चैतन्य ने अपनी पिछली लाइफ के ट्रक से इंस्पिरेशन लिया और ये डिजाइन क्रिएट किया। कई बौने कंपनियों ने ये ट्रक्स अपने बिजनेस के लिए खरीदे। इससे उनके रॉ ओर्स और मेटल प्रोडक्ट्स की ट्रांसपोर्टेशन कहीं आसान हो गई, खासकर उनके किंगडम के अंदर। बेशक चैतन्य को डोमेन किंगडम में गैस स्टेशन बनाना पड़ा ताकि उन्हें फ्यूल रिफिल के लिए पेंड आइलैंड तक न जाना पड़े। इससे और ज्यादा प्रॉफिट हुआ, जिसे चैतन्य ने नेशन की लाइफ क्वालिटी इंप्रूव करने में लगाया। अब यंग सेमी ह्यूमंस के लिए स्कूल इंस्टीट्यूशंस थे जहां वे अलग अलग जॉब्स सीख सकते थे। टेरिटरी में हॉस्पिटल्स भी बन गए थे ताकि जरूरतमंदों को हेल्प मिले। उनके पास एक प्रॉपर सोसाइटी के लिए सब कुछ था। और हाँ, एंटरटेनमेंट के लिए स्टेडियम्स, पार्क्स, प्लाजास और प्लेग्राउंड्स भी थे। चैतन्य के लिए जरूरी था कि उसके सिटीजन्स जितनी मेहनत से काम करें उतना ही जोश से खेलें भी। इस वजह से नेशन में बेसबॉल गेम्स की कंपटीशन इंटेंस हो गई थी। जब बेसबॉल डोमिन किंगडम में फैला तो ये और भी एपिक हो गया। उन्होंने रिबॉर्न नेशन को हराने के लिए अपनी टीम बनाई, जिससे प्लेयर्स को अपनी स्किल्स को और शार्प करना पड़ा, वरना वो पीछे छूट जाते। चैतन्य रिबॉर्न नेशन के ऊपर हवा में फ्लोट कर रहा था, सब कुछ अपने सामने होता देख रहा था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि सिर्फ 1 साल में चीजें इतनी चेंज हो गईं। आखिरकार अब ये नेशन उसके बिना भी स्टैंड कर सकता था। चैतन्य अब इतना फ्री हो चुका था कि वो बाहर जाकर गॉड 4 के बाकी पीसेस की तलाश शुरू कर सकता था। चैतन्य रिबॉर्न नेशन के ऊपर हवा में फ्लोट कर रहा था, सब कुछ अपने सामने होता देख रहा था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि सिर्फ 1 साल में चीजें इतनी चेंज हो गईं। आखिरकार अब ये नेशन उसके बिना भी स्टैंड कर सकता था। चैतन्य अब इतना फ्री हो चुका था कि वो बाहर जाकर गॉड 4 के बाकी पीसेस की तलाश शुरू कर सकता था। ब्लिंकिंग सिटी के आउटस्कर्ट्स में एक फेरी वाला सुबह सुबह उठकर अपने डेली रूटीन में जुट गया। उसने अपना भारी भरकम बैकपैक उठाया और घर से निकल पड़ा। पहाड़ों की रफ टफ चढ़ाइयों को पार करते हुए वो आखिरकार कौवान सिटी पहुंच गया। उसने अपने पड़ोसियों को हेलो बोला और रिबॉर्न कंपनी के साबुन शैम्पू का स्टॉक खरीदा, जो कौवान सिटी में जबरदस्त डिमांड में थे। इसकी वजह से उसका बिजनेस फुल ऑन प्रॉफिट कमाकर अपना अच्छा खासा गुजारा कर रहा था। वो आमतौर पर सीधे नॉर्थ की रोड पकड़ता था जो माउंटेनियर्स की तरफ जाती थी, लेकिन इस बार उसने रूट चेंज किया और साउथ की तरफ जंगल में चला गया, कुछ रेयर जड़ी बूटियां और प्लांट्स की तलाश में। जैसे ही वो सिटी वॉलंटियर के बाहर निकला, उसे फील हुआ कि जिस ग्राउंड पर वो चल रहा है वो कुछ ज्यादा ही स्मूथ है। आमतौर पर उसके जूतों तले पत्थर और कीचड़ का एहसास होता था, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा था जैसे वो मार्बल पर चल रहा हो। सुबह का टाइम था, सूरज अभी हॉरिजन के पीछे छिपा था, तो उसे रोड ठीक से दिख नहीं रही थी। लेकिन जैसे जैसे मिनट्स बीते, सूरज ने जंगल को रोशन से भरना शुरू किया और वैसे वैसे उसके सामने एक मेगा स्मूथ मार्बल जैसी व्हाइट रोड नजर आई, जिसे देखकर वो आदमी शॉक रह गया। वो तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं कर पा रहा था। फ्लैट रोड, ये मैंने पहले कभी क्यों नहीं देखा, उसने खुद से कहा। उसने दौड़कर जंगल में आगे देखा तो रोड जंगल के अंदर तक फैली हुई थी, जैसे इसका कोई एंड ही ना हो। इससे वो आदमी और कंफ्यूज हो गया। इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट तो महीनों, शायद सालों में बनता। इतने बड़े प्रोजेक्ट की खबर उसे जरूर मिली होती, लेकिन यहां तो किसी को कानो कान खबर भी नहीं। क्या ये कोई जादू से यहां बिछाई गई है, या ये मेरा एक सपना है?
इतना बोल वो आदमी रोड पर उछल कूद करने लगा। ये सब एक सपना नहीं हकीकत था। ये देख उस आदमी के होश उड़ गए। एक फेरी वाले के तौर पर उसे अपने कनेक्शंस पर गर्व था। इतनी स्मूथ रोड की बात तो उसके दोस्तों और जान पहचान वालों में डिस्कस हुई ही होती, खासकर जब ये रोड किसी मॉडल के फेस से भी ज्यादा स्मूथ थी। वो रोड की अच्छी, मजबूत और पथरीली बनावट से शॉक्ड था। इसमें लिटरली कोई गड्ढा या बम्प नहीं था जो घोड़ा गाड़ी को फुल स्पीड में रोक सके। वो तुरंत सिटी वॉलंटियर के अंदर वापस गया और अपने फेरी वाले ब्रिटी से पूछा कि क्या उन्हें इस रोड का कुछ पता है, ये कब बनी, कैसे बनी, इसे किसी ने बनते हुए देखा भी या नहीं। साउथ मेन रोड, ऐसा तो कुछ नहीं है, उन्होंने कहा, क्योंकि वो इस रोड के बारे में नहीं जानते थे। वो तो पेंडाई लैंड की तरफ जाता है। ब्रिटी ने कहा, फिर खुद से बोला, कोई चांस नहीं कि बिल्ट खानदान के लोग इतने फालतू प्रोजेक्ट पर पैसा वेस्ट करें। तेरा झूठ तब ज्यादा बिलीवेबल होता अगर तू कहता कि किंग्स और क्वींस रीजन को जोड़ने वाली रोड बनी है। तू कह रहा है कि ये जंगल तक फैली है। अगर ऐसा होता तो हमें अब तक पता चल गया होता। दूसरे ने कहा, मेरे जीजा कंस्ट्रक्शन में हैं, अगर ऐसा कोई प्रोजेक्ट होता तो वो मुझे जरूर बताते। तीसरा बोला, और ये यहाँ की रोड से भी स्मूथ है। भाई मजाक मत कर, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। इतनी सुबह सुबह तुझे भ्रम हो रहा है, ब्रिटी ने टालते हुए कहा। अपने फेरी वाले दोस्तों को अपनी बातों पर यकीन न करते देखकर उस शख्स ने अपनी इज्जत दांव पर लगा दी। अगर मेरी बात झूठी निकली तो मैं नंगा होकर सिटी वॉलंटियर के चक्कर लगाऊंगा, उसने वादा किया। बाकी फेरी वालों ने उसकी चैलेंज स्वीकार की और सब मस्ती मजाक में ब्लिंकिंग सिटी के साउथर्न एज की तरफ चल पड़े। वे अपने दोस्त का मजाक उड़ाने को तैयार थे, लेकिन जब वे वॉलंटियर के एंड तक पहुंचे तो देखा कि वहां पहले से ही क्राउड जमा था। अरे, ये रोड तो हमेशा से थी क्या? भीड़ में से एक बोला। मैं तो बस कुछ ब्लॉक्स दूर रहता हूं, लेकिन ऐसी रोड कभी नहीं देखी। लोग गॉसिप कर रहे थे। फेरी वाले क्राउड को चीरते हुए आगे बढ़े और उस खूबसूरत व्हाइट कंक्रीट रोड को अपनी आंखों से देखा। रोड की सॉलिडनेस फील करके उनकी सांसें थम गईं। सच में ये रोड है, हमारा भाई झूठ नहीं बोल रहा था। वे आपस में बुदबुदाए। जल्दी ही जैसे जैसे ज्यादा लोग इस रोड को डिस्कवर करने लगे, इस मिस्टीरियस न्यू पेवमेंट की खबर पूरे ब्लिंकिंग सिटी में वायरल हो गई। लोग अपनी रूटीन छोड़कर साउथर्न एज की वॉलंटियर तक सिर्फ ये अजीब सी रोड देखने पहुंचने लगे। आमतौर पर कोई वहां नहीं जाता था, क्योंकि वो रास्ता सिर्फ पेंडाई लैंड की तरफ जाता था, एक उजाड़ डेजर्ट जहां कुछ वैल्यूएबल नहीं था। लोग रोड पर चलने लगे, ये पता लगाने की कोशिश में कि ये कहां तक जाती है, लेकिन जल्दी ही उन्हें एहसास हुआ कि ये रोड उनके पैदल चलने की रेंज से कहीं ज्यादा लंबी थी। तो घोड़ा गाड़ियां ले आए। फेरी वालों ने अपनी अपनी राइड्स निकाली और इस मिस्टीरियस रोड का एंड ढूंढने निकल पड़े। रोड पर चलते हुए उन्होंने नोटिस किया कि ये रोड बाकी सभी रोड से टोटली डिफरेंट थी। इतनी स्मूथ थी कि कप में पानी डालो तो बिना स्पिल हुए रहता। इससे उनकी क्यूरियोसिटी और बढ़ गई कि ये रोड किसने और कैसे बनाई। लगभग एक दिन की ट्रैवल के बाद उन्हें रोड का एक स्प्लिट दिखा। दाईं तरफ का रास्ता पेंडाई लैंड की ओर जाता था और दूसरा ब्लिंकिंग और कोवान सिटी के बॉर्डर की तरफ, जहां खतरनाक माउंटेन रेंज और मशहूर डोमिन किंगडम था। फेरी वाले फील कर रहे थे कि वो किसी एपिक डिस्कवरी के कगार पर है। उन्होंने घुड्डों की स्पीड बढ़ाई और रोड फॉलो की। वो तब तक राइड करते रहे जब तक हॉरिजन पर उन्हें दिखा कि रोड कहां जा रही थी, और वो थी डोमिन किंगडम। तुरंत उनके दिमाग में ढेर सारे आइडियाज चमकने लगे। क्या बोनो ने ये रोड बनाई? आखिर इतनी स्मूथ रोड बनाने की क्राफ्ट्समैनशिप तो सिर्फ उनके पास थी। लेकिन फिर उन्हें बोनो की इमेज याद आई, जो हमेशा ह्यूमंस से दूरी बनाकर रखते थे। अगर वो खुद को आइसोलेट रखना चाहते तो ब्लिंकिंग और कोवान सिटी को जोड़ने वाली रोड क्यों बनाते? वे जवाब ढूंढने डोमिन किंगडम की ओर बढ़े, जब तक कि बोनो के गार्ड्स का एक ग्रुप उनके पास नहीं आया। तुम लोगों पर रिबोर्न कंपनी का लोगो नहीं है, तुम्हें हमारे टेरिटरी में एंट्री की परमिशन नहीं है। अगर वो खुद को आइसोलेट रखना चाहते
तो ब्लिंकिंग और कोवान सिटी को जोड़ने वाली रोड क्यों बनाते? वे जवाब ढूंढने डोमिन किंगडम की ओर बढ़े, जब तक कि बोनो के गार्ड्स का एक ग्रुप उनके पास नहीं आया। तुम लोगों पर रिबॉर्न कंपनी का लोगो नहीं है। तुम्हें हमारे टेरिटरी में एंट्री की परमिशन नहीं है। ब्लिंकिंग के आउटस्कर्ट्स में फेरी वाले एक दूसरे को टकटकी बांधे देख रहे थे, जैसे कंफर्म कर रहे हों कि सब ने एक ही बात सुनी। उन्हें पता था कि बॉने उन्हें अपने किंगडम में घुसने नहीं देंगे। ये कोई नई बात नहीं थी। हजारों सालों के इतिहास में बोनो ने कभी किसी ह्यूमन को अपनी वॉलंटियर के अंदर नहीं आने दिया। लेकिन यह सुनकर उनके होश उड़ गए कि इनकार की वजह यह थी कि उनकी गाड़ी पर रीबॉर्न कंपनी का लोगो नहीं था। रीबॉर्न कंपनी? अरे भाई, तुमने रीबॉर्न कंपनी कहा? एक फेरी वाले ने कान खुजलाते हुए पूछा, जैसे यकीन करना चाहता हो कि उसने सही सुना। बॉने ने कॉन्फिडेंटली सिर हिलाया। हां, बिल्कुल। जब तक तुम्हारे पास रीबॉर्न कंपनी का ऑफिशियल लोगो नहीं है, तुम इस एरिया में एंट्री नहीं कर सकते। उसके बोलने का अंदाज ऐसा था जैसे रीबॉर्न कंपनी से लिंक होने की वजह से उन्हें डोमिन किंगडम में वीआईपी पास मिल गया हो। लेकिन यह तो टोटली इम्पॉसिबल था ना। आखिर रीबॉर्न कंपनी तो ह्यूमंस की थी, ह्यूमंस चलाते थे। जेनोफोबिक बॉने भला ह्यूमंस को अपने किंगडम में बिजनेस फैलाने की परमिशन क्यों देंगे? तभी एक फेरी वाले ने जंगल के चारों ओर नजर दौड़ाई और देखा कि डोमिन किंगडम की वॉल्स सुपर हाई थीं और उन पर लगभग कोई स्क्रैच तक नहीं था। उस फेरी वाले ने पूछा, एक मिनट, ये वॉल्स लैंडस्लाइड से कैसे सेफ रह गई? अभी तो कुछ दिनों पहले ही लैंडस्लाइड आया था और ये राज्य हर बार लैंडस्लाइड से बर्बाद हो जाता था। फिर ये बचा कैसे? डोमिन किंगडम की एनशिएंट वॉल्स देखकर फेरी वाला शॉक्ड था। उसे तो आधी अधूरी कंस्ट्रक्शन वाली वॉल्स की उम्मीद थी। आखिर अभी तो बस कुछ महीने ही बीते थे। ब्लिंकिंग और कोवान सिटी के बीच की माउंटेन रेंज अभी भी लैंडस्लाइड की वजह से रिकंस्ट्रक्शन मोड में थी। कई रोड्स अब भी उखड़े पेड़ों और पत्थरों से ब्लॉक थे और जैसा उसने सुना था, डोमिन किंगडम उस लैंडस्लाइड से बुरी तरह इफेक्टेड था। उनकी वॉल्स और विलेजेस मलबे में तब्दील हो गए थे। लैंडस्लाइड के तुरंत बाद जब फेरी वाले ने वहां जाने की कोशिश की थी तो उसे सिर्फ डिस्ट्रक्शन ही दिखा था। लेकिन अब बॉने किसी तरह कुछ ही महीनों में अपनी वॉल्स को कंप्लीटली रीबिल्ड कर चुके थे। वो जानते थे कि बॉने कंस्ट्रक्शन में मास्टर हैं, लेकिन इतने जबरदस्त ये तो सोचा भी नहीं था। बॉने ने खुलासा किया, ये वॉल्स हमने नहीं बनाई, ये रीबॉर्न कंपनी की हेल्प से बनी है और इसी वजह से सिर्फ रिबॉर्न के लोगो वाले लोग ही डोमेन में एंटर कर सकते हैं। ह्यूमंस के जबड़े लटकते देख बॉना अंदर ही अंदर हंस पड़ा। हा, गजब नहीं है क्या? यकीन करो या ना, उन्होंने हमारी वॉल्स सिर्फ 1.5 महीने में खड़ी कर दी। बॉने ने डींग मारी। फेरी वाले पहले से ही शॉक्ड थे कि बॉनो ने ह्यूमंस को अपने कंस्ट्रक्शन का चांस दिया, लेकिन यह सुनकर तो उनके होश ही उड़ गए कि इतनी हाई वॉल्स सिर्फ 2 महीने में बन गईं। 2 महीने में ये गगनचुंबी वॉल्स? एक ने कहा, सॉरी, लेकिन ये तो टोटली इम्पॉसिबल है। दूसरा बोला। बॉना अब बहस नहीं करना चाहता था। चाहे वो सच बताए, ये लोग तो बिलीव करने से रहे। तो बोने ने माथा पच्ची नहीं की। सच सच बताओ, ये जादू किसने किया है? फेरी वाले ने फिर पूछा। ये रोड जिस पर तुम खड़े हो, देख रहे हो? बोने ने पूछा। ये रोड भी रीबॉर्न ने बनाई है, जो ह्यूमन टेरिटरीज को कनेक्ट करती है। आखिरकार फेरी वालों को जवाब मिल गया कि ये लंबी स्मूथ रोड किसने बनाई। लेकिन ये यकीन करना मुश्किल था कि रीबॉर्न कंपनी ने इसे पुल ऑफ किया। जैसे ही वो इस इन्फो को प्रोसेस कर रहे थे, तभी उनके सामने से रंबलिंग साउंड आई। उन्होंने ऊपर देखा तो कुछ अजीब रेक्टेंगुलर और बॉक्स शेप्ड गाड़ियां डोमिन किंगडम की वॉल्स से बाहर निकल रही थीं। पहली वियर्ड चीज जो उन्होंने नोटिस की वो थी कि इन गाड़ियों को कोई घोड़ा नहीं खींच रहा था। फिर भी ये गाड़ियां ऐसी स्पीड और पावर से मूव कर रही थीं जैसे 4 घोड़े लगाम पर हों। लेकिन उनकी सरप्राइज जल्दी ही दूसरी चीज पर शिफ्ट हो गई जब उन्होंने गाड़ी के साइड पर गोल्डन स्टैम्प्ड लोगो देखा, एक इंट्रिकेट और फैंसी आर लोगो। फेरी वाले तुरंत इस सिंबल को पहचान गए। कैसे नहीं पहचानते?
उनके साबुन, शैम्पू और चेस बोर्ड्स पर भी यही लोगो था। ये रीबॉर्न कंपनी की प्रॉपर्टी थी। लगता था बोनो की बात सच थी। सिर्फ रीबॉर्न कंपनी के लोगो वाली गाड़ियों को ही उनके टेरिटरी में एंट्री मिलती थी। लेकिन शायद ये सबसे शॉकिंग चीज नहीं थी। इन हॉर्सलेस गाड़ियों के पीछे एक बड़ा कंटेनर था जो इतना भरा हुआ था कि ऊपर से ओवरफ्लो हो रहा था। इसकी वजह से फेरी वालों को चांस मिल गया कि वो चुपके से देख सकें कि रीबॉर्न कंपनी डोमिन किंगडम से क्या क्या ले जा रही थी। जो दिखा वो ज्यादातर प्रीशियस मेटल्स थे, एल्यूमिनियम, कॉपर और स्टील। लेकिन जो चीज उन्हें सबसे ज्यादा हैरान कर गई वो थी एक ब्लैक ग्रे मटेरियल जिसे उन्होंने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक बार देखा था। लेकिन उसकी रेयरनेस और वैल्यू की वजह से वो इसे किसी और चीज से कंफ्यूज नहीं कर सकते थे। वो था दमिश्क स्टील, जिसके लिए बॉने फेमस थे। फेरी वाले होने के नाते वो जानते थे कि ये मटेरियल कितना रेयर है। डोमिन किंगडम की नो आउटसाइडर्स पॉलिसी की वजह से ह्यूमंस को ब्लैक मार्केट से भी बस कुछ किलो दमिश्क स्टील मिलता था, वो भी कई सालों में एक बार। लेकिन उनकी नजरों के सामने उन गाड़ियों में लगभग 1 टन दमिश्क स्टील था। क्या ये वही है जो मैं सोच रहा हूं? एक फेरी वाले ने पूछा। लेकिन डोमिन किंगडम तो दमिश्क स्टील की सेलिंग बैन करता है ना? दूसरे ने कहा। बॉने ने मजाक उड़ाया। हाँ, हम अभी भी बाकी ह्यूमंस को दमिश्क स्टील खरीदने से रोकते हैं, लेकिन रीबॉर्न कंपनी डिफरेंट है। वो हमारे किंगडम के फ्रेंड्स और पार्टनर्स हैं। वो हमारी माइंड्स से जितना चाहें दमिश्क स्टील खरीद सकते हैं और हम खुशी खुशी उन्हें बेचते हैं। बॉने ने फेरी वालों को क्लियर किया। फेरी वाले उस गाड़ी पर लगे 8 लोगों को घूरते रहे। वो यकीन नहीं कर पा रहे थे कि रीबॉर्न कंपनी ऐसा कुछ कर सकती थी जो आज तक किसी ह्यूमन ने नहीं किया। उन्होंने बोनो का दिल जीत लिया। बोने ने मजाक उड़ाया। हाँ, हम अभी भी बाकी ह्यूमंस को दमिश्क स्टील खरीदने से रोकते हैं, लेकिन रीबॉर्न कंपनी डिफरेंट है। वो हमारे डोमिन साम्राज्य के फ्रेंड्स और पार्टनर्स हैं। वो हमारी माइंड से जितना चाहें दमिश्क स्टील खरीद सकते हैं और हम खुशी खुशी उन्हें बेचते हैं। बॉने ने फेरी वालों को क्लियर किया। फेरी वाले उस गाड़ी पर लगे 8 लोगों को घूरते रहे। वो यकीन नहीं कर पा रहे थे कि रीबॉर्न कंपनी ऐसा कुछ कर सकती थी जो आज तक किसी ह्यूमन ने नहीं किया। उन्होंने बोनो का दिल जीत लिया। फेरी वाले फुल स्पीड में ब्लिंकिंग सिटी लौटे, इस एपिक डिस्कवरी की खबर फैलाने के लिए। उन्होंने बताया कि वो मिस्टीरियस रोड डोमिन साम्राज्य की ओर जाती है और हैरानी की बात, इसे रीबॉर्न कंपनी ने बनाया था। इतना ही नहीं, रीबॉर्न कंपनी ने किसी तरह बोनो का दिल जीत लिया था और उन्हें दमिश्क स्टील खरीदने का वीआईपी पास मिल गया था। ये स्टोरी इतनी आइजेशनल सिस्टम क्रेजी थी कि ये खबर जंगल की आग की तरह पूरे सिटी में फैल गई। न्यूज़पेपर्स में तरह तरह की थ्योरीज और गॉसिप्स छपने लगी कि ये हुआ कैसे और क्या ये सच भी है। लोग मान सकते थे कि रीबॉर्न कंपनी ने वो स्मूथ रोड्स बनाई, उनके पास इतना पैसा और पावर तो था ही, लेकिन ये बात कि वो डोमिन साम्राज्य के बेस्ट फॉरएवर फ्रेंड बन गए, ये तो हर किसी के लिए माइंड ब्लोइंग था। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बिल्ट बिजनेस भी बोनो की टाइट सिक्योरिटी को क्रैक नहीं कर पाई थी। सुपर रिच युग बिल्ट ने कितना ही कैश ऑफर किया, बोने अपनी नो आउटसाइडर्स पॉलिसी से टस से मस नहीं हुए। बाकी सारे नेशंस और साम्राज्यों ने भी ट्राई किया, लेकिन कोई चांस नहीं। लगता था डोमिन साम्राज्य ने ह्यूमंस के लिए अपने गेट्स परमानेंटली लॉक कर दिए थे। लेकिन अब ये नई कंपनी रीबॉर्न अचानक वो कर दिखाई जो आज तक कोई नहीं कर पाया। ब्लिंकिंग सिटी के लोग इस इनोवेटिव कंपनी को पहले से ही प्यार करते थे, लेकिन जब तक उन्होंने अपनी आंखों से ये सब नहीं देखा, उन्हें इस न्यूज पर यकीन ही नहीं हुआ। जल्दी ही ढेर सारे लोग अपनी गाड़ियां लेकर उन कंक्रीट रोड्स पर निकल पड़े और डोमिन साम्राज्य की ओर रवाना हो गए। उन्हें पता चला कि रोड्स वाकई उतनी ही स्मूथ थीं जितना बाकियों ने बताया था। लेकिन जब वो वॉल्स के पास पहुंचे जहां बॉने गार्ड्स तैनात थे, तो उन्हें वही जवाब मिला जो पहले फेरी वालों को मिला था। रीबॉर्न कंपनी का लोगो नहीं तो एंट्री नहीं।
वे ये खबर फैलाने ब्लिंकिंग सिटी लौट आए। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। जल्दी ही पूरे ब्लिंकिंग शहर को यह एहसास हो गया कि रीबॉर्न कंपनी ही अकेली थी जो उन्हें कुछ ऐसा दे सकती थी जो कोई और नहीं। दमिश्क स्टील, ब्लिंकिंग सिटी के मेन ऑफिस समेत ब्लिंकिंग शहर के सारे रीबॉर्न ऑफिसेज में लोग लाइन लगाकर पूछने लगे कि क्या ये स्टोरीज सच हैं? रॉयल फैमिलीज और रईस लोग कैस्टेल को ढेर सारे लेटर्स भेजने लगे जिसमें वो हाई प्राइस पर दमिश्क स्टील खरीदने की डील ऑफर कर रहे थे। लेकिन चाहे जितने लोग ऑफिसेस में हंगामा मचाएं, रीबॉर्न कंपनी ने चुप्पी साध रखी। ये साइलेंस तब तक रहा जब तक उनकी सारी प्रीप्स कंप्लीट नहीं हो गईं। कौशल्या अपने ऑफिस की विंडो से नीचे देख रही थी जहां रीबॉर्न बिल्डिंग के सामने लोगों का हुजूम जमा था। यंग मास्टर, हमारी साइड से सब रेडी है, उसने अपनी परछाई से कहा। कूल, तुम्हें पता है क्या करना है, तो मैं तुम्हें और डिस्टर्ब नहीं करूंगा। कंक्रीट का पावर दिखाओ। गुड लक। चैतन्य की आवाज रिबॉर्न नेशन से ट्रांसमिट हुई। उसके पीछे ऑनेटोमोबाइल्स का पूरा फ्लीट रेडी था जो ब्लिंकिंग सिटी में डिस्पैच होने वाला था। रिबॉर्न के सारे ऑफिसेस अलग अलग टेरिटरीज में एक साथ अपने न्यू प्रोडक्ट कंक्रीट का अनवीलिंग अनाउंस करने वाले थे। कंक्रीट का पोटेंशियल फुल ऑन दिखाने के बाद चैतन्य उनका सबसे बड़ा प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला था, ऑन्टोमोबाइल्स। ब्लिंकिंग सिटी में कौशल्या ने अपने असिस्टेंट को दरवाजे पर सिग्नल दिया कि टाइम हो गया है। उसके इशारे पर रीबॉर्न कंपनी की बिल्डिंग्स के दरवाजे खुल गए जिससे अंदर घुसने की कोशिश कर रहे लोग शॉक्ड रह गए। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ पूछते, कंस्ट्रक्शन गियर में हेलमेट्स और टूल्स के साथ लोगों का एक ग्रुप ऑर्गेनाइज्ड तरीके से बिल्डिंग से बाहर निकला। ये वर्कर्स तेजी से बिल्डिंग के सामने खाली प्लॉट की तरफ बढ़े। बिना टाइम वेस्ट किए उन्होंने उस खाली प्लॉट में होल्स खोदने शुरू कर दिए जैसे किसी नई बिल्डिंग की फाउंडेशन डाल रहे हों। ये लोग क्या बना रहे हैं? एक ने पूछा। इतनी लेट स्टार्ट क्यों कर रहे हैं? दूसरे ने कहा। रुकिए, वो अजीब सा ग्रे लिक्विड क्या है जो वो डाल रहे हैं? तीसरा चिल्लाकर बोला। क्राउड देखता रहा जब वर्कर्स ने फाउंडेशन पर कंक्रीट डालना शुरू किया। लेकिन अभी 1 घंटा भी नहीं बीता था कि वर्कर्स ने फिर काम शुरू कर दिया। पिलर्स और वॉल्स लगाने लगे। इतनी जल्दी? ये लोग क्या कर रहे हैं? एक ने कहा। वो अजीब लिक्विड इतनी जल्दी हार्ड कैसे हो गया? अभी तो कुछ घंटे ही हुए हैं। कई लोग एक साथ हैरान होकर बोले। ये पब्लिसिटी स्टंट की खबर तेजी से फैली और ज्यादा से ज्यादा लोग इस कंस्ट्रक्शन को देखने पहुंचने लगे। क्या ये बिल्डिंग कब बनी? लोग बातें करने लगे। कल, एक ने जवाब दिया। कल? हैरान होकर पूछा। हाँ, मैं तो शुरू से यही था। इन्होंने इसे 1 दिन से भी कम टाइम में बना डाला। एक आदमी बोला। दिन खत्म होने तक कंस्ट्रक्शन वर्कर्स ने बिल्डिंग को फाइनल टच दे दिया। अब सैकड़ों लोग इस सीन को देख रहे थे। उनके चेहरों पर हैरानी और विस्मय साफ झलक रहा था। हो गया, एक कंस्ट्रक्शन वर्कर ने कहा और क्राउड से आश्चर्य भरी सांसें निकली। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। तो ये प्रूव करने के लिए कि सब कुछ सॉलिड है, वर्कर्स ने लोगों को बिल्डिंग में कदम रखने का इनवाइट दिया। उन्होंने दिखाया कि दूसरी मंजिल भी रॉक जितनी मजबूत थी। अब तक पूरा ब्लिंकिंग सिटी इस मिराक्युलस बिल्डिंग की बात कर रहा था जो सिर्फ 1 दिन से कम में बन गई थी। और तो और इस बिल्डिंग में यूज हुआ मटेरियल वही था जो उन मिस्टीरियस रोड्स में यूज हुआ था। सब कुछ खत्म होने के बाद कौशल्या बिल्डिंग से बाहर आई और अपने लेटेस्ट प्रोडक्ट की अनवीलिंग अनाउंस की। हेलो एवरीवन, आपने जो देखा वो है कंक्रीट का कमाल। हम आपकी हेल्प कर सकते हैं 1 दिन में बिल्डिंग खड़ी करने में, 1 हफ्ते से भी कम में हाई वॉल्स बनाने में, और सिर्फ 1 महीने से कम में पूरे सिटी को कवर करने वाली रोड्स बनाने में। अगर आप कंक्रीट खरीदना चाहते हैं तो हमारे ऑफिस में ऑन ऑर्डर प्लेस करने के लिए वेलकम है। कौशल्या के बोलने से पहले ही क्राउड ऑफिस में घुसने लगी अपने लिए स्पॉट बुक करने के लिए। आखिर 1 दिन में घर बनवाने का ऑफर कौन मिस करना चाहेगा?
तो हमारे ऑफिस में ऑर्डर प्लेस करने के लिए वेलकम है। कौशल्या के बोलने से पहले ही क्राउड ऑफिस में घुसने लगी, अपने लिए स्पॉट बुक करने के लिए। आखिर एक दिन में घर बनवाने का ऑफर कौन मिस करना चाहेगा? कंक्रीट की ज्यादातर बुकिंग कंस्ट्रक्शन बिजनेस वालों ने की। ये कंपनियां टन के टन कंक्रीट ऑर्डर कर रही थीं और अपने प्रोजेक्ट्स के लिए कंक्रीट लिक्विड मंगवा रही थीं, ताकि वो लोगों के लिए घर बनाने का मौका अपने हाथ से ना गवा सके। लेकिन सिर्फ बड़े प्लेयर्स ही नहीं, आम किसान और छोटे बिजनेस वाले भी कंक्रीट की डिमांड कर रहे थे। कंक्रीट से बिल्डिंग बनाना इतना आसान और फास्ट था कि किसान अब अपनी झोपड़ियां और खलिहान खुद बना सकते थे, बिना किसी ठेकेदार पर कैश वेस्ट किए। दूसरी तरफ बिजनेस वाले भी फटाफट कंक्रीट का बैच बुक कर रहे थे, ताकि अपनी कंपनियों को सस्ते में और जल्दी एक्सपैंड कर सकें। हमारा कंक्रीट ऑर्डर कब तक आएगा? बहुत से लोगों ने एक साथ सवाल किया। मुझे इस महीने चाहिए ब्रो, रिबॉर्न सेल्स बॉय ने जवाब दिया। हम खुद पिक कर लेंगे। तुम्हारा वेयर हाउस कहां है? वो बिजनेसमैन बोला। भीड़ बढ़ती ही जा रही थी और शोर भी कम होने का नाम नहीं ले रहा था। कौशल्या ने स्माइल के साथ सबके सवालों का जवाब दिया। चिल करो डियर कस्टमर्स, अगर आप आज कंक्रीट का बैच ऑन ऑर्डर करते हैं तो हम उसे डायरेक्ट आपके लोकेशन पर डिलीवर कर देंगे, कौशल्या ने कॉन्फिडेंटली कहा। भीड़ पूरी तरह से कंफ्यूज हो गई। आखिर ये कैसे पॉसिबल है? तभी सड़क से लेकर वॉल्स तक एक रंबलिंग साउंड सुनाई दी। सबकी आंखें फटी रह गईं जब उन्होंने सड़कों पर बिना घोड़ों वाली बॉक्स शेप्ड गाड़ियां दौड़ते देखी। रोड पर चल रही घोड़ा गाड़ियां अपने आप साइड में हो गईं, क्योंकि ये गाड़ियां उनके पास से फुल स्पीड में गुजरी, जिससे घोड़े डरकर शांत हो गए। ये क्या चीज है? बहुत लोगों ने एक साथ पूछा। गाड़ी जैसी दिखती है लेकिन टोटली डिफरेंट, एक हैरानी से बोला। क्या ये जादू से चल रही है? कुछ लोगों ने सवाल किए। कौशल्या चुपचाप वेट कर रही थी। ऑटोमोबाइल ट्रकों की पहली लाइन रिबॉर्न कंपनी के ऑफिस के ठीक सामने रुकी और भीड़ ने इन वियर्ड गाड़ियों को देखने के लिए रास्ता बना लिया। फिर हॉब मैनकी और बॉने गाड़ियों से बाहर निकले और कंक्रीट की रॉ मटेरियल्स, सीमेंट, रेत और एग्रीगेट्स को ऑफिस के पीछे वेयरहाउस में अनलोड करने लगे। कंक्रीट को लंबे टाइम तक स्टोर करने के लिए पाउडर फॉर्म में रखना बेस्ट था और जरूरत पड़ने पर मिक्स करना। कौशल्या ने रिबॉर्नियंस को इंस्ट्रक्शंस दिए कि कंक्रीट के बैचेस को कस्टमर्स के लोकेशंस पर डिलीवर करें और इसे ब्लिंकिंग सिटी में हर जगह पहुंचाएं। ये छोटा सा स्टंट डबल धमाल था। एक तो वो दिखा रहे थे कि कंक्रीट कितनी जल्दी कहीं भी डिलीवर हो सकता है, दूसरा वो ऑटोमोबाइल्स का फुल ऑन डेमो दे रहे थे, जिससे सिटी में कार्स की धूम मच गई। और सबसे कूल बात, ये सब ब्लिंकिंग सिटी के हर कोने में हो रहा था। चाहे रूरल विलेज हो या कोवान सिटी के पास का कोई बड़ा सिटी, हर रीबॉर्न ऑफिस अपने न्यू प्रोडक्ट्स, कंक्रीट और ऑटोमोबाइल्स का जलवा दिखा रहा था। कौशल्या को कस्टमर्स का अटेंशन पकड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। लोग खुद ऑफिसेस में घुस आए, ये पूछने कि ये हॉर्सलेस गाड़ियां क्या हैं जो कंक्रीट डिलीवर कर रही थीं। जब पता चला कि इन कार्स को न जादू चाहिए न घोड़े, तो रिबॉर्न कंपनी के लेटेस्ट इन्वेंशंस की गॉसिप और हाइप ने सिटी को हिला कर रख दिया। लेकिन असली गेम चेंजर तब हुआ जब लोगों को एहसास हुआ कि ऑटोमोबाइल्स घोड़ा गाड़ियों से कितने फास्ट हैं। जैसे ही ब्लिंकिंग सिटी में ऑटोमोबाइल्स इंट्रोड्यूस हुए, कौशल्या ने एक सर्विस स्टार्ट की जिसमें लोग लॉन्ग डिस्टेंस राइड्स ले सकते थे, जैसा घोड़ा गाड़ियां करती थीं। तुम कह रही हो कि इस वियर्ड गाड़ी में बैठकर हम ग्रास वैली पहुंच सकते हैं? एक फेरी वाले ने पूछा। हाँ बिल्कुल, टिकट चाहिए? बस ऑटोमोबाइल 2 घंटे में निकल रही है, एक फीमेल हॉब मैनकी ने अपनी रिस्ट वॉच देखते हुए कहा। ऐसी सर्विस कोई नई बात नहीं थी, घोड़ा गाड़ियां भी यही करती थीं, लेकिन ये ऑटोमोबाइल कोई साधारण गाड़ी नहीं थी। फेरी वाले और बाकी वॉलंटियर्स की क्यूरियोसिटी बढ़ गई। उन्होंने टिकट्स खरीद लिए। 2 घंटे बाद हॉब मैन की ड्राइवर ने इंजन स्टार्ट किया और ऑन बोर्ड पैसेंजर्स चौंक गए। जैसे ही कार मूव करने लगी, फेरी वालों ने नोटिस किया कि यह नॉर्मल गाड़ी से कहीं स्मूथ थी और बोनस वे फास्टर। इस स्पीड से
ग्रास वैली की नॉर्मल 4 दिन की जर्नी सिर्फ 3.5 दिन में पूरी हो सकती थी। लेकिन जब वो ब्लिंकिंग सिटी की वॉल्स से बाहर निकले, ऑटोमोबाइल ने अचानक स्पीड पकड़ ली। रीबॉर्न की बनाई फ्लैट कंक्रीट रोड्स पर हॉबमैन की ड्राइवर ने ऑटोमोबाइल के इंजन का बीस्ट मोड ऑन कर दिया, जिससे स्पीड भी ज्यादा हो चुकी थी। लोगों को लग रहा था कि वो इस वक्त हवा से बातें कर रहे हैं। अरे ये क्या हो रहा है? एक ने पूछा। हम क्रैश कर जाएंगे, दूसरा डर कर बोला। ऐसा लग रहा है जैसे हम तोप का गोला है, तीसरे ने सीट मजबूती से पकड़ते हुए जवाब दिया। पैसेंजर्स डर गए, लेकिन स्मूथ रोड्स पर ट्रैवल करते हुए उन्हें एहसास हुआ कि ये तो गाड़ी जैसा फील ही नहीं हो रहा। अगर आंखें बंद करें तो पता ही नहीं चलेगा कि वो मूव कर रहे हैं। क्या इतनी स्पीड? घबराती हुई आवाज आई। देखो, जंगल पर ग्रास वैली दिख रही है, एक ने बाहर की तरफ इशारा करते हुए कहा। इम्पॉसिबल, अभी तो 1 दिन भी नहीं हुआ, बाकी के सभी लोग बोले। फेरी वाले स्टन्ड थे जब वो ग्रास वैली विलेज पहुंचे। स्पीड इतनी थी कि उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सही जगह है। लेकिन विलेज में घुसते ही उन्हें वही हर्ब मार्केट दिखा जिसके लिए ग्रास वैली फेमस था। उन्होंने वहां हल्दी देखी जो यहां सस्ती थी, लेकिन ब्लिंकिंग सिटी में महंगी, क्योंकि दोनों टेरिटरीज के बीच जर्नी लंबी थी। लेकिन अब वो हल्दी खरीदकर सिर्फ 2 दिन से कम में ब्लिंकिंग सिटी वापस जा सकते थे। फेरी वालों ने जल्दी से सारी कीमती जड़ी बूटियां खरीद लीं, जितनी वो कैरी कर सकते थे, और ग्रास वैली मार्केट से निकल गए। विलेज के आउटस्कर्ट्स पर पहुंचते ही उन्होंने रीबॉर्न कार्स की लाइन देखी जो बाहर निकलने को रेडी थीं। हाय, ब्लिंकिंग सिटी के लिए टिकट चाहिए? अगली बस 1 घंटे बाद निकलेगी, एक फीमेल हॉबमैनकी ने सब लोगों से स्माइल के साथ पूछा। जड़ी बूटियां खरीद लीं जितनी वे कैरी कर सकते थे, और ग्रास वैली मार्केट से निकल गए। विलेज के आउटस्कर्ट्स पर पहुंचते ही उन्होंने रीबॉर्न कार्स की लाइन देखी जो बाहर निकलने को तैयार थीं। हाय, ब्लिंकिंग सिटी के लिए टिकट चाहिए? अगली बस 1 घंटे बाद निकलेगी, एक फीमेल हॉबमैनकी ने स्माइल के साथ सबसे पूछा। दिन बीतते गए और लोग जल्दी समझ गए कि ऑटोमोबाइल्स कितने गेम चेंजर हैं, न सिर्फ दूर दराज के इलाकों में भारी सामान ट्रांसपोर्ट करने के लिए, बल्कि पर्सनल ट्रैवल के लिए भी। रीबॉर्न कंपनी ने ब्लिंकिंग सिटी के हर कोने में अपने ऑटोमोबाइल फ्लीट की ताकत दिखानी शुरू की, हर तरह के प्रोडक्ट्स की डिलीवरी करके, जैसे हल्दी जो ग्रास वैली से दूर के इलाकों में सुपर रेयर थी, अब हर रीबॉर्न मार्केट में आसानी से मिलने लगी। और सबसे मस्त बात, ये नॉर्मल प्राइस से कहीं सस्ती थी, क्योंकि कार्स ने ट्रांसपोर्ट को सुपर आसान बना दिया था। कंक्रीट रीबॉर्न के लिए बड़ा बिजनेस बन गया जब लोगों को समझ आया कि कौशल्या का मतलब क्या था, जब उसने कहा कि वे ब्लिंकिंग सिटी में कहीं भी डिलीवर कर सकते हैं। रूरल एरियाज और विलेज जहां सिर्फ वुडन हट्स और झोपड़ियां होती थीं, अब सिटी लेवल बिल्डिंग्स बना सकते थे, क्योंकि कंक्रीट को पत्थर या स्टील की तुलना में ट्रांसपोर्ट करने का रास्ता अब बहुत आसान था। रॉयल फैमिलीज जिनके पास अपनी लैंड थी ने रीबॉर्न की तरफ रुख किया ताकि कम टाइम में हाई वॉल्स और बिल्डिंग्स बनवा सके। जब लोगों को ऑटोमोबाइल्स की असली ताकत का अंदाजा हुआ तो डिमांड शुरू हो गई। हर कोई अपनी कार खरीदना चाहता था, बिजनेसमैन, रॉयल्स, यहां तक कि आम लोग भी। वे ब्लिंकिंग सिटी की सड़कों पर दौड़ती रीबॉर्न कार्स को देखते और सोचते कि काश एक दिन वो भी इसे ड्राइव कर पाएं। चैतन्य ने उड़ान कार की प्राइस 20 शून्य गोल्ड कॉइन्स और बिग ट्रक की 50 शून्य गोल्ड कॉइन्स रखी। कुछ स्मार्ट बिजनेस वाले तुरंत उड़ान कार्स खरीदने दौड़े। उनका प्लान, इसे टैक्सी सर्विस की तरह यूज करना और सस्ते रेट्स पर राइड्स बेचना। चैतन्य अपनी कंपनी के लिए ऑटोमोबाइल्स का मोनोपोली रख सकता था। आखिर उनकी स्पीड और एफिशिएंसी ही थी जो उन्हें बाकियों से अहेड रखती थी। वो कम दामों में रेयर प्रोडक्ट्स डिलीवर कर सकते थे। लेकिन चैतन्य की सोच लॉन्ग टर्म थी। वो एक ऐसी दुनिया का सपना देख रहा था जहां हर कोई ऑटोमोबाइल यूज करे। आखिर ये कार्स हमेशा तो नहीं चल सकती थीं। उन्हें फ्यूल चाहिए था,
और रिबॉर्न नेशन में फ्यूल की कोई कमी नहीं थी। तो जैसे ही लोग कार्स खरीदने लगे, चैतन्य ने कौशल्या को ब्लिंकिंग सिटी में ढेर सारे गैस स्टेशंस बनवाने का ऑर्डर दिया ताकि हर किसी को उनकी जरूरत का फ्यूल मिल सके। और क्योंकि ज्यादा लोग कार्स खरीद रहे थे, कई रीजन को अपनी सड़कों को चौड़ा करने के लिए रिबॉर्न से कंक्रीट खरीदना पड़ा ताकि कार्स अपनी फुल पोटेंशियल दिखा सकें। ब्लिंकिंग सिटी में अलग अलग सिटीज और विलेजेस को जोड़ने वाली रोड्स का कंस्ट्रक्शन भी शुरू हो गया, जिससे ऑटोमोबाइल्स अपनी पूरी ताकत दिखा सके। कंक्रीट और ऑटोमोबाइल्स की एंट्री के साथ ब्लिंकिंग सिटी का कॉमर्स बूम कर गया। गोल्ड कॉइन्स की सर्कुलेशन पहले से कहीं तेज हो गई, लेकिन ज्यादातर पैसा रिबॉर्न कंपनी के पास जा रहा था, जिसे चैतन्य अपनी फैक्ट्रियों को और प्रोडक्ट्स बनाने के लिए यूज कर रहा था। मिन गिंडो ब्लिंकिंग सिटी के मैजिक टावर का टावर मास्टर था। उसे मैजिक और हर रहस्यमयी चीज का मेन अथॉरिटी माना जाता था, लेकिन वो भी कंफ्यूज हो गया जब उसने और बाकी जादूगरों ने रिबॉर्न की ऑटोमोबाइल को अपनी आंखों से चेक किया। उड़ान कार का हुड खुला था, जिससे सारी इंटरनल मशीनरी दिख रही थी। एक 6 स्टार जादूगर ने 5 स्टार स्पेल यूज किया, जो उसे आसपास के सारे एलिमेंटल माना को सेंस करने देता था। लेकिन जब उसकी मैजिकल आई ने कार को स्कैन किया तो उसे कोई मैजिक स्पेल का साइन नहीं मिला। इसमें कोई मैजिक नहीं है, उसने डिसबिलीफ में कहा। इस ऑटोमोबाइल में कुछ भी रहस्यमयी नहीं है, यह सिर्फ फिजिकल वर्ल्ड के रूल्स से काम करती है। बाकी जादूगर और मैजिस शॉक्ड थे। एक रियलिटी डिफाइंग ऑब्जेक्ट बिना मैजिक के? इम्पॉसिबल। टावर मास्टर, सच में कोई मैजिक नहीं? ये कैसे हो सकता है? सबने रूम के सबसे वाइज मैन की तरफ देखा। टावर मास्टर ने अपनी लंबी दाढ़ी सहलाई और कार को फिर से चेक किया। मुझे और सोचने की जरूरत है। तुम लोग मुझे इस ऑटोमोबाइल के साथ अकेले छोड़ दो, टावर मास्टर ने कहा। जादूगर रूम से निकल गए। सिर्फ टावर मास्टर और कार रह गई। साइलेंस में टावर मास्टर ने पूछा, चैतन्य, सुन रहे हो? अचानक उसके पैरों की परछाई लंबी हुई और चैतन्य का शरीर उसमें से निकल आया। हेलो टावर मास्टर, तुमने मुझे बुलाया? चैतन्य ने कैजुअली सैल्यूट करते हुए कहा। तेरा नया प्रोडक्ट इंप्रेसिव है, टावर मास्टर ने कहा। मुझे अभी भी हैरानी होती है कि तू बिना मैजिक यूज किए सिर्फ नेचुरल तरीकों से इतना इनोवेटिव स्टफ बना लेता है। बता, ये किया कैसे? चैतन्य ने स्माइल दी और उंगलियां चटकाई। टेलीकाइनेटिकली एक चेस बोर्ड और इसके पीसेस टेबल पर अरेंज हो गए। पहले एक गेम हो जाए, चैतन्य ने टावर मास्टर से कहा। टावर मास्टर हंसा और टेबल के दूसरी साइड पर बैठ गया। चेतावनी दे रहा हूं, तेरे जाने के बाद मैंने अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पर ले लिया है। चैतन्य सामने बैठा और मजाक में बोला, अरे सिर्फ तूने ही नहीं, ओल्ड मैन। दोनों ने पुराने दिनों की तरह गेम खेला, बराबर की टक्कर में पीसेस एक्सचेंज करते हुए। लेकिन चाहे टावर मास्टर को लगता हो कि वो कितना इंप्रूव हो गया, चैतन्य हमेशा आखिर में बाजी मार लेता था। क्या बात है, टेंशन हो रही है? कुछ ड्रिंक लेकर चिल क्यों नहीं करता? चैतन्य ने मस्ती में कहा। टावर मास्टर ने उसे घूरा, फिर पानी की एक घूंट ली ताकि दिमाग फ्रेश हो और अगला मूव सोच सके। चैतन्य ने सही मौका देखकर अपनी बात रखी। वैसे मैंने कुछ स्पेशल बनाया है, इसके बारे में कुछ जानते हो? उसने मिथ्रिल का एक पीस डोमेन को दिखाते हुए कहा। जैसा एक्सपेक्टेड था, टावर मास्टर शॉक्ड होकर सारा पानी मुंह से उगल दिया। चैतन्य फर्श पर लोटपोट हो गया, अपने इस रिवील पर अनकंट्रोल्ड हंसी के साथ। वैसे मैंने कुछ स्पेशल बनाया है, इसके बारे में कुछ जानते हो? उसने मिथ्रिल का एक पीस डोमेन को दिखाते हुए कहा। जैसा एक्सपेक्टेड था, टावर मास्टर शॉक्ड होकर सारा पानी मुंह से उगल दिया। चैतन्य फर्श पर लोटपोट हो गया, अपने इस रिवील पर अनकंट्रोल्ड हंसी के साथ। टावर मास्टर ब्लिंकिंग सिटी के मैजिक टावर का मिन टावर मास्टर अपनी हाई टेक डेस्क पर चिल कर रहा था, लेकिन उसकी नजरें मेज पर रखे एक टिनी ग्लोइंग मिथ्रिल पीस पर अटक गई थीं। वो चीज इतनी डोप थी कि लग रहा था जैसे कोई साई-फाई मूवी का प्रोटोटाइप हो।
जो किसी टाइम मशीन से सीधे यहां ड्रॉप हुआ हो। वो इतना हिप्नोटाइजर था कि चैतन्य की इस प्रैंक पर उसे गुस्सा भी नहीं आया। कफ कफ ये क्या वाइब है ब्रो? मुझे तो इसमें कुछ नेक्स्ट लेवल एनर्जी फील हो रही है। टावर मास्टर ने अपनी सिल्वर दाढ़ी सहलाते हुए कहा। चैतन्य, जो अभी भी अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश में था, उसने आंसू पोंछे। टावर मास्टर को इस तरह ट्रोल करने के बाद अब सच बताने का टाइम था। इसे कैच कर। चैतन्य ने यूनिटी मिथ्रिल को हवा में उछाला। टावर मास्टर ने घबराते हुए उसे अपने स्टाइलिश कोट से लपक लिया, जैसे कोई लेटेस्ट कीमती नायाब हीरा गिरने से बचाने की कोशिश कर रहा हो। ये चीज मैंने डोमिनर्स के टेक हब में कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद क्रिएट की। वे इसे मिथ्रिल बुलाते हैं। चैतन्य ने एक प्यारी सी स्माइल के साथ कहा। मिथ्रिल। टावर मास्टर ने चैतन्य की बात पूरी करते हुए कहा, जैसे कोई टेक गीक किसी लेजेंडरी गैजेट का नाम सुन रहा हो। गिल्ड ऑफ अर्काना, जो मैजिक और टेक्नोलॉजी के फ्यूजन का ग्लोबल हब था, टावर मास्टर का टर्फ था। उसे एंशिएंट टेक और लॉस्ट इनोवेशंस की पूरी हिस्ट्री मालूम थी, और अगर कोई चीज आज के टाइम में गायब थी तो वो थी मिथ्रिल, एक मटेरियल जो डोमिनर्स की सिविलाइजेशन को गेम चेंजर बनाने के लिए फेमस था। लेकिन किसी श्राप या गलती की वजह से डोमिनर्स ने मिथ्रिल प्रोडक्शन का फॉर्मूला हमेशा के लिए खो दिया था। तो तू सचमुच डोमिनर्स के टेक सिक्योरिटी को तोड़कर मिथ्रिल लेकर आने में कामयाब हो गया। और ये तूने मिथ्रिल को री इंजीनियर कर लिया, मतलब इसे बना भी दिया तूने? टावर मास्टर ने स्टन्ड होकर पूछा। गिल्ड के टॉप साइंटिस्ट्स और जादूगरों ने डिकेड्स तक मिथ्रिल को रिक्रिएट करने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार नाकामयाबी ही उनके हाथ लगी थी। फिर भी चैतन्य ने इसे बनाया ही नहीं, बल्कि डोमिन साम्राज्य से लाकर दिखाया। सिर्फ 1 साल में तू इतना कैसे पुल ऑफ कर लेता है चैतन्य? मैं तो भूल ही गया था कि तू कितना छोटा बच्चा है। तूने सबको मात दे दी। टावर मास्टर ने हंसते हुए कहा। लेकिन इस मिथ्रिल में कुछ तो यूनिक है भाई। ये रेनबो की तरह अलग अलग रंगों में क्यों ग्लो कर रहा है? अर्चीवस में तो लिखा है कि मिथ्रिल बस 1-2 शेड्स में होता था। टावर मास्टर ने मिथ्रिल को अपनी मैजिकल पावर से ग्लासेस की तरह स्कैन करते हुए पूछा। हाँ, ये मेरा सिग्नेचर करने का अंदाज है। तुझे पता है मैं सारे 8 एलिमेंट्स को हैंडल कर सकता हूं, राइट? तो मैंने उन सबको एक सिंगल मिथ्रिल में डाला दिया है। चैतन्य ने स्मग ग्रिन के साथ बोला। व्हाट द? टावर मास्टर का दिमाग ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ जैसा हिल चुका था चैतन्य की बात सुनकर। चैतन्य का मैजिक गेम इतना सॉलिड था कि वो सारे एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकता था, लेकिन रियल में देखा जाए मैजिक उसका साइड गिग था। उसका असली सुपर पावर इनोवेशन। वो ऐसा ब्रेनियक था जो टेक और क्रिएटिविटी को गैलेक्सी लेवल पर ले जाता था। वैसे मैंने सिंगल एलिमेंट मिथ्रिल भी डेवलप किया है, चैतन्य ने कैजुअली डिटेल्स ड्रॉप करते हुए कहा। यह मैजिक स्पेल्स की परफॉर्मेंस को कम से कम 50% बूस्ट कर देता है। टावर मास्टर की आंखें पॉपकॉर्न की तरह बाहर आने को तैयार थीं। तूने अभी दुनिया का सबसे बड़ा अनसोल्व्ड बग फिक्स कर दिया ब्रो। तुझे गिल्ड ऑफ अर्काना के हेड किंग का रिवॉर्ड मिल जाना चाहिए। अगर तू उन्हें मिथ्रिल का पूरा डेटा शेयर करे तो वे तुझे अनलिमिटेड रिसोर्सेज और फंडिंग देंगे, इसे ओजी रेलिक लेवल तक रिफाइन करने के लिए। चैतन्य ने तुरंत नामे सिर हिलाया। नो चांस यार, सालों तक लैब में गीक आउट करना मेरे बस की बात नहीं है। मैं गिल्ड को मिथ्रिल का सैंपल दूंगा, लेकिन मैं वहां टेक्नोलॉजी सिस्टम में फिट नहीं होने वाला। वैसे तू क्यों नहीं इसे स्टडी करता? उसने अपनी जेब से एक स्लीक लेदर कवर बॉक्स निकाला और टावर मास्टर की तरफ बढ़ाया। ये क्या चीज है? टावर मास्टर ने कंफ्यूज्ड होकर पूछा। खोल के चेक कर, चैतन्य ने चिल स्माइल के साथ कहा। टावर मास्टर ने बॉक्स ओपन किया। अंदर था एक फ्यूचरिस्टिक मेटालिक वॉन्ड, ज्यादातर डमास्कस स्टील से बना, जिसके हैंडल के पास एक लाल पल्सेटिंग जेम था। तुझे पता है मैं फायर स्पेल्स में प्रो हूं, तो मैंने तेरे लिए ये वॉन्ड डिजाइन किया। इसमें फायर एलिमेंट मिथ्रिल एम्बेडेड है, चैतन्य ने कहा। टावर मास्टर ने वॉन्ड को पकड़ा और तुरंत फील किया कि फायर मिथ्रिल
उसकी माना को ओवरक्लॉक कर रहा था। सिर्फ इसे टच करने से उसकी एनर्जी अल्ट्रा प्योर हो रही थी। उसे क्लिक हो गया, ये वो गैजेट था जो उसे 9 स्टार रियलम में लेवल अप करा सकता था। मैं इसका वैल्यू कैसे चुकाऊं चैतन्य? ये मिथ्रिल आर्टिफैक्ट स्ट्रेट अप अनमोल है, टावर मास्टर ने इमोशनल होकर चैतन्य की तरफ देखते हुए कहा। चैतन्य ने हाथ हिलाकर बात को हल्का किया। अरे रिलैक्स कर यार, हम ब्रो हैं। ऑब्वियसली मैं तुझे तेरा पर्सनल मिथ्रिल आर्टिफैक्ट गिफ्ट करूंगा। टावर मास्टर ने ग्रेटफुल नजरों से चैतन्य को देखा। अगर तू सचमुच मुझे कुछ वापस करना चाहता है, चैतन्य ने चीकी स्माइल के साथ कहा, तो मुझे कोवान सिटी के बाकी टावर मास्टर्स से मीटिंग करा दे। मैं वहां ढेर सारे मैजिक टावर्स हिट करने वाला हूं, तो तेरा भी ओधा दोगुना हो जाएगा। टावर मास्टर हंस पड़ा, फाइनली समझते हुए कि चैतन्य का गिफ्ट एक स्मार्ट पावर मूव था। पक्का, टावर मास्टर ने कहा। मैं उनसे बोलूंगा कि तुझसे कभी चेस न खेलें, नहीं तो वे क्लीन बोल्ड हो जाएंगे। हाँ, लेकिन रियल टॉक, मैं इससे भी बढ़ा प्ले करूंगा। मैं उनके मैजिक डेटाबेस और लाइब्रेरीज में तेरे लिए वीआईपी एक्सेस सेट करवाऊंगा। मुझे पता है तुझे नए स्पेल्स अनलॉक करने का क्रेज है। ये कम से कम मैं तेरे लिए कर सकता हूं इस इंसेन गिफ्ट के बदले। क्या हुआ? क्या घूर रहा है यार? टावर मास्टर ने पूछा। वो बात यह है, चैतन्य ने आराम से कूल अंदाज में कबूल किया कि उसके सारे सिटीजन्स के पास पहले से ही कस्टम मिथ्रिल आर्टिफैक्ट्स थे, लगभग 5000 प्राइसलेस टूल्स और वेपन्स। टावर मास्टर का जॉ ड्रॉप हो गया। तू सचमुच गॉड टियर लेवल पर है चैतन्य। तुम्हारा सब तुमने खुद बनाए हैं? टावर मास्टर ने शांति से पूछा। चैतन्य ने लापरवाही से अपने कंधे उचकाए, जैसे हमेशा करता था। वैसे ही करते हुए बोला, देख, पहले 1000 तो मैंने बनाए, बाकी मेरे क्राफ्ट्समैन ने बनाए। टावर मास्टर ने सिर हिलाया, जैसे उसे अभी करंट लगा हो। तुम्हारे क्राफ्ट्समैन? क्या तुम्हारे अलावा और लोग भी हैं जो मिथ्रिल क्राफ्ट कर सकते हैं? टावर मास्टर ने यकीन न कर पाने पर पूछा। टावर मास्टर को लगता था कि चैतन्य ही इकलौता शख्स है जो मिथ्रिल आर्टिफैक्ट्स बना सकता है। आखिर वही तो था जिसके पास ये यूनिक स्किल और नॉलेज था। हाँ, बहुत से लोग हैं, चैतन्य ने बेफिक्री से जवाब दिया। मैंने अपने कुछ टैलेंटेड सिटीजन को मिथ्रिल क्राफ्टिंग सिखाई है। आखिर मैं फ्यूचर में इन्हें बेचने का प्लान कर रहा हूं, चैत्र ने जवाब दिया। टावर मास्टर सोचता रह गया। चैतन्य पूरी बात समझाते हुए बोला, हालांकि उनकी प्रोडक्शन स्पीड अभी इतनी स्लो है कि हम इन्हें कारों की तरह थोक में नहीं बेच सकते, लेकिन अगर कोई कस्टम ऑर्डर दे तो शायद कुछ स्पेशल बना सके। टावर मास्टर थॉमस को समझ नहीं आ रहा था इस बारे में क्या सोचे। चैतन्य उस कीमती, प्राचीन और पावरफुल मिथ्रिल रिलिक को ऐसे हैंडल कर रहा था जैसे वो उसकी कंपनी का कोई नया प्रोडक्ट हो। स्कॉलर्स और आर्कियोलॉजिस्ट्स मिथ्रिल के किसी भी टुकड़े को नेशनल ट्रेजर मानते थे, चाहे वो टूटा फूटा हो या बस एक छोटा सा पीस। फिर भी चैतन्य के पास इतना मिथ्रिल था कि वो इसे अपनी कंपनी के प्रोडक्ट की तरह बेचने को तैयार था। टावर मास्टर बस सोच सकता था कि जब बाकियों को पता चलेगा कि चैतन्य क्या प्लान कर रहा है तो उनका क्या हाल होगा। खून की उल्टी तो पक्का होगी। मेरे कुछ क्राफ्ट्समैन यहां हैं, क्या तुम उनसे मिलना चाहोगे और देखना चाहोगे कि वो मिथ्रिल कैसे बनाते हैं? चैतन्य ने सदमे में पड़े टावर मास्टर से पूछा। टावर मास्टर मिन इस सिचुएशन की अजीब बात पर बस हंस पड़ा। कई लालची लोग मिथ्रिल को ऐसा सीक्रेट मानते थे जिसे कब्र तक छिपाकर रखना चाहिए था, लेकिन चैतन्य का इसे अपने पास रखने का कोई इरादा नहीं था। उसके बजाय वो मिथ्रिल आर्टिफैक्ट्स को सबके लिए एकदम एक्सेसिबल बनाना चाहता था, जहां कोई भी मैजिकल वेपन खरीद सके, भले ही उसके पास मैजिक टैलेंट ना हो। वो एक ऐसी दुनिया बनाना चाहता था जहां हर किसी को बेस्ट बनने का मौका मिले। कई लोग चैतन्य से पूछते कि वो ऐसी दुनिया क्यों चाहता है जहां हर कोई स्पेशल हो। आखिर अगर हर कोई स्पेशल हो तो फिर कोई स्पेशल नहीं होगा। लेकिन टावर मास्टर चैतन्य को इतना अच्छे से जानता था कि उसे उसका जवाब पता था। वो बस यही चाहता था
कि टावर मास्टर भी उसी की तरह बेफिक्र और कॉन्फिडेंट रहे जैसे वो था, सीधा और साफ। लगभग 1 घंटे बाद 5 रिबॉर्नियन मैजिक टावर की सीढ़ियों पर पहुंचे और वहां मौजूद मैजिशियन और लेजेंड्स की उत्सुक नजरों ने उन्हें खींच लिया। वहां 2 प्राचीन डोमिनर, एक स्मिथिंग मंकी, एक मेटलर्जिकल सैटायर और एक मेटल वर्कर ट्रोल थे। ये डेमी ह्यूमंस उनमें से थे जिन्हें चैतन्य ने मिथ्रिल सीखने लायक टैलेंटेड माना था। रिबॉर्न नेशन में इन्हें मिथिकल मिथ्रिल मेन के नाम से जाना जाता था। जब भी किसी रिबॉर्नियन को मिथ्रिल आर्टिफैक्ट चाहिए होता या वो अपने मौजूदा आर्टिफैक्ट्स बदलना चाहते तो उन्हें इनमें से किसी एक से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी थी। चैतन्य ने उन्हें ग्राउंड फ्लोर पर मिला और टॉप फ्लोर तक गाइड किया। बॉस, ये टावर तो कमाल है, सी एंटायर ने चारों तरफ देखते हुए कहा। यहां माना कि फीलिंग अच्छी है, डोमिनर बोला। ह्यूमंस के कोर इतने छोटे क्यों होते हैं? कॉन्ग ने पूछा। टावर मास्टर अपनी शॉकिंग फीलिंग छिपा नहीं सका जब उसने चैतन्य के लाए डेमी ह्यूमंस को गौर से देखा। यह कॉमन नॉलेज था कि डेमी ह्यूमंस ऐसी स्पीसीज थे जो मैजिक में उतने माहिर नहीं थे। ह्यूमंस जो हाई रेट पर टैलेंटेड लोग प्रोड्यूस करते थे की तुलना में डेमी ह्यूमंस में सिर्फ 1 इन 1000 का चांस होता था कि कोई मैजिक में कैपेबल हो। इतना ही नहीं, ज्यादातर डेमी ह्यूमन स्पीसीज में टैलेंट अवेकनिंग का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। इसीलिए ह्यूमंस मैजिक में सुपीरियर स्पीसीज बन गए, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पास गॉड गिफ्टेड टैलेंट अवेकनिंग थी। लेकिन किसी तरह इन डेमी ह्यूमंस में मैजिक में गजब की एप्टीट्यूड थी, यहां तक कि इस मैजिक टावर के जीनियस से भी बेहतर। इनके पास तो सभी एलिमेंट्स में मास्टरी भी है। उन सबको देखकर टावर मास्टर लगभग चीख पड़ा। चैतन्य को अपनी सुप्रीम स्किल एक्सप्लेन करनी पड़ी और यह बताना पड़ा कि वो अपने दोस्तों को अपनी स्किल्स का एक हिस्सा कैसे दे सकता था। इस पॉइंट पर टावर मास्टर को गिल्ड ऑफ अर्काना से रिश्ता तोड़ने का मन था ताकि वो चैतन्य का दोस्त बन सके और सभी एलिमेंट्स में एप्टीट्यूड पा सके। तू तो सचमुच चीटर है, पता है ना? टावर मास्टर दुख के साथ बोला ना। चैतन्य ने बूढ़े टावर मास्टर को इग्नोर किया और अपने क्राफ्ट्समैन से 5 और मिथ्रिल वॉन्ड्स स्क्रैच से बनाने को कहा। वो इन्हें मैजिक टावर को देना चाहता था, ज्यादातर इसलिए क्योंकि वो उनकी मदद का बदला चुकाना चाहता था। मैजिक लाइब्रेरी के बिना चैतन्य चिंटू 2 को अपग्रेड नहीं कर पाता। 5 वॉन्ड्स कमिंग अप, चैतन्य ने जवाब दिया। चैतन्य ने नाखून जितना छोटा दमिश्क स्टील का सैंपल निकाला और उसमें माना इंजेक्ट करना शुरू किया। उनके चेहरे से कुद्द दीच गए क्योंकि वो अपने काम पर फोकस कर रहे थे। अगर वो 1 सेकंड के लिए भी फोकस खो दें तो पूरा पीस बर्बाद हो सकता था और दमिश्क स्टील एक गड्ढबरेज लिक्विड में बदल सकता था जिसके सारे गुण खत्म हो जाते। उन्हें माना को दमिश्क स्टील के एटम्स के गैप्स में गाइड करना था। अगर बहुत कम डाला तो वो मटेरियल से चिपकेगा नहीं, अगर बहुत ज्यादा डाला तो स्टील ओवरलोड हो सकता था और एक्सप्लोसिव रिएक्शन हो सकता था। एक छोटा सा सवाल चैतन्य ने टावर मास्टर से धीरे से कहा जबकि क्राफ्ट्समैन काम कर रहे थे। तुम्हारे रूम में प्रोटेक्टिव स्पेल्स है ना? टावर मास्टर ने चैतन्य को घूरा। क्यों, क्या ये फटने वाला है? चैतन्य ने कंधे उचकाए। शायद, मैं कुछ कह नहीं सकता। शायद मतलब क्या? तुम यहां मजी जान से मारने आए हो? टावर मास्टर चीखा। बूम! इससे पहले कि वो चैतन्य से शिकायत कर पाता, एक प्राचीन स्पीसीज डोमिन ने दमिश्क स्टील में बहुत ज्यादा फायर माना डाल दिया जिससे जबरदस्त धमाका हुआ। गुंबदनुमा रूम के चारों तरफ मैजिकल सर्कल्स तुरंत उभरे जिसने एक्सप्लोसिव पावर को कुछ भी डैमेज करने से पहले न्यूट्रलाइज कर दिया। लेकिन टावर मास्टर को अपने रूम की चिंता नहीं थी। उसे उस स्पीसीज की फिक्र थी जिसने उस धमाके का सामना किया। तू ठीक है ना? स्पीसीज ने टावर मास्टर से पूछा। उसकी आवाज धीरे धीरे कांप रही थी क्योंकि उसने हर डेमी ह्यूमन के आसपास एक प्रिज्मेटिक शील्ड देखी जो धमाके के असर को नाकाम कर रही थी। वाह, तू फिर से फेल हो गया। हा हा हा, इस हफ्ते दूसरी बार।
सैटायर ने डोमिन को चिढ़ाया। उफ, ये इसलिए क्योंकि मुझे इस जगह की आदत नहीं है, डोमिन ने गुस्से से कहा, धमाके से भी बेफिक्र। टावर मास्टर ने डेमी ह्यूमंस को हंसते और एक दूसरे को मजाक में चिढ़ाते देखा, जैसे धमाके उनके लिए आम बात हो, जैसे उन्हें पता हो कि इससे कोई नुकसान नहीं होगा। चैतन्य, ये तुम्हारी फुल यूनिटी डिफेंस है, मुझे मत बताओ इनके पास इम्पेनेट्रेबल शील्ड भी एक स्किल के तौर पर है? टावर मास्टर मिन को यह जानकर पूरा झटका लगा कि चैतन्य के सभी 5000 साथियों के पास भी वही इम्पेनेट्रेबल शील्ड है जो उसके पास थी, और उसने इतनी मेहनत से कमाई, लेकिन इन लोगों को चैतन्य ने एक ही बार में ये सारी पावर्स दे दी थी। आखिर चैतन्य की फुल यूनिटी डिफेंस किसी भी तरह के मैजिक स्पेल से प्रोटेक्शन दे सकती थी, चाहे कोई भी एलिमेंट हो। जब तक अटैकर उससे ज्यादा पावरफुल न हो, वो कोई भी स्पेल उन पर असर नहीं कर सकता था। हाँ, उनके पास है, चैतन्य ने बिंदास जवाब देते टावर मास्टर मिन कहा। टावर मास्टर एक बार फिर से सदमे में था, लेकिन उनकी शील्ड को लेसर यूनिटी डिफेंस कहते हैं। ये मेरी वाली से थोड़ी कमजोर है। मैं तो 4 स्टार मैजिशियन हूं, तो कोई भी 4 स्टार या उससे कम का स्पेल मुझ पर काम नहीं करता। लेकिन उनके लिए अगर वो 4 स्टार मैजिशियन है, तो वो सिर्फ 3 स्टार या उससे कम के स्पेल्स से प्रोटेक्शन पा सकते हैं। चैतन्य ने थोड़ी निराशा के साथ ये एक्सप्लेन किया, जैसे ये दुनिया का सबसे ढांसू डिफेंस नहीं था। यहां तक कि बेस्ट डिफेंसिव स्पेल्स भी सिर्फ स्पेसिफिक एलिमेंट्स से प्रोटेक्शन देते थे। मिसाल के तौर पर फायर मैजिशियंस में पॉपुलर था क्योंकि ये वाटर स्पेल्स से बचाता था, जो फायर मैजिशियंस का नेचुरल काउंटर था। लेकिन उस स्पेल की अर्थ स्पेल्स के खिलाफ कमजोरी थी, तो अगर अर्थ स्पेल्स से बचना हो तो दूसरा डिफेंसिव स्पेल सीखना पड़ीडीडी रचता। जाहिर है मैजिशियंस ढेर सारे डिफेंसिव स्पेल्स नहीं सीख सकते, वरना उनके पास अटैकिंग स्पेल्स सीखने का टाइम ही नहीं बचेगा। तो चैतन्य जिस लेवल की लेसर यूनिटी डिफेंस से इतना नाखुश था, वो भी टावर मास्टर मिन जैसे हाई लेवल मैजिशियंस के डिफेंस से कहीं बेहतर था। ये एक स्किल थी, स्पेल नहीं, यानी उन्हें अपनी शील्ड के लिए माना की जरूरत नहीं थी। ये उनकी दूसरी स्किन की तरह थी, हमेशा ऑन, बिना किसी लिमिट के उनकी रक्षा करती थी। टावर मास्टर मिन को आखिरकार समझ आया कि डोमिन एम्पायर ने चैतन्य के साथ इतनी जल्दी अलायंस क्यों किया। आखिर ये डेमी ह्यूमंस फाइटर टाइप नहीं थे, फिर भी इनकी इनबिल्ट प्रोटेक्शन इतनी सॉलिड थी कि इन्हें हराना मुश्किल था। उस टाइम की कल्पना करना भी डरावना था जब चैतन्य अपनी पूरी आर्मी बना लेगा, जिसमें हर कोई सिर्फ अपने बेसिक डिफेंस से किसी भी मैजिक स्पेल को रोक सकेगा। सभी एलिमेंटल स्पेल्स के खिलाफ वो रेसिस्टेंट होंगे और साथ ही किसी भी एलिमेंट का स्पेल कास्ट भी कर सकेंगे। उसकी आर्मी बिना किसी स्पेल या दूसरी स्किल्स के हेवी डिफेंडेड एरिया में अटैक कर सकती थी और बिना किसी नुकसान के बाहर निकल सकती थी। उनकी प्रोटेक्शन इतनी जबरदस्त थी। डोमिनर्स का चैतन्य के साथ इतनी जल्दी अलायंस करना स्मार्ट मूव था। टावर मास्टर मिन ने कभी चैतन्य की बनाई नेशन के बारे में ज्यादा नहीं सोचा था, जो पेंडाई लैंड्स में थी, लेकिन अब उसकी पोटेंशियल की एक झलक देखकर वो खुश था कि उसने चैतन्य से दोस्ती की थी। लगता था कि वो अफवाह सच थी। जिनके पास सुप्रीम स्किल होती है, वो या तो दुनिया पर राज करते हैं या उसे पूरी तरह बदल देते हैं। टावर मास्टर मिन शुक्रगुजार था कि चैतन्य अच्छा इंसान था। अगर वो उल्टा रास्ता चुनता तो वो चाहता तो इस दुनिया को तबाह कर सकता था। टावर मास्टर मिन ने इस ख्याल से सिहरन महसूस की, क्योंकि चैतन्य की अच्छाई ही इस दुनिया को बचा रही थी। अगर ये पावर की डिमांड के हाथ लग जाती तो वो इस दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाता और जब चाहता सबको बर्बाद कर देता। कुछ घंटों बाद डेमी ह्यूमंस ने आखिरकार वो 5 मिथ्रिल आर्टिफैक्ट वॉन्ड्स बना लिए जो चैतन्य ने मांगे थे। हर वॉन्ड में अलग अलग एलिमेंट्स थे ताकि उनके अलग अलग इफेक्ट्स दिख सकें। टावर मास्टर मिन को उनकी टेक्निक के बारे में बहुत जिज्ञासा थी, लेकिन वो जानता था
कि न वो न ही कोई और मैजिशियन मिथ्रिल बना सकता, भले ही उन्हें तरीका पता हो। मिथ्रिल बनाने के लिए मल्टी एलिमेंटल मास्टरी जरूरी थी। टावर मास्टर मिन को यकीन हो गया था जब उसने डेमी ह्यूमंस को स्क्रैच से मिथ्रिल बनाते देखा। इसका मतलब था कि सिर्फ चैतन्य के साथी ही मिथ्रिल बना सकते थे, क्योंकि सिर्फ उनके पास सभी एलिमेंट्स की मास्टरी थी। टावर मास्टर मिन को इस बात से ज्यादा निराशा नहीं हुई। भले ही वो इसे रिप्रोड्यूस न कर सके, मिथ्रिल में अभी भी ढेर सारा नॉलेज छिपा था जिसे वो स्टडी करना चाहता था। थैंक्स चैतन्य, इन वॉन्ड्स से हम मिथ्रिल के रहस्य और खोल सकते हैं। टावर मास्टर मिन ने चैतन्य से कहा, वॉन्ड्स को एक सेफ चेस्ट में रखते हुए, मुझे लगता है कि मिथ्रिल के साथ अभी और भी बहुत कुछ किया जा सकता है, तो ये अच्छा है कि हम अकेले नहीं हैं जो इसे स्टडी कर रहे। चैतन्य ने जवाब दिया। वो मिथ्रिल के और यूज ढूंढना चाहता था और एक 8 स्टार मैजिशियन की इनसाइट इसमें बड़ी हेल्प थी। अगर मौका मिले तो गिल्ड ऑफ अर्काना जरूर विजिट करना। मुझे यकीन है कि अगर तुम उन्हें मिथ्रिल आर्टिफैक्ट दिखाओगे तो वो तुम्हारा साथ देंगे, जो तुम्हारे प्लान्स के लिए बड़ी हेल्प होगी। मिन ने सलाह दी। मतलब? चैतन्य ने कंफ्यूजन से पूछा। तू कोवान सिटी में बिजनेस बढ़ाने का प्लान कर रहा है ना? वहां रिबॉर्न प्रोडक्ट्स फैलाना किंग्स रीजन से कहीं ज्यादा टफ होगा। टावर मास्टर मिन ने पूछा। चैतन्य ने हाँ मिस सर हिलाया। गिल्ड ऑफ अर्काना के पास ढेर सारे कॉन्टैक्ट्स हैं, खासकर रॉयल और सॉवरेन टेरिटरीज में। उनके सपोर्ट से तुम वहां अपनी कंपनी आसानी से सेट कर सकते हो। टावर मास्टर मिन खुश होकर बोला। चैतन्य जानता था कि कोवान सिटी में एक्सपैंड करना ब्लिंकिंग सिटी से ज्यादा मुश्किल होगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि कितना। इन बाधाओं के बारे में और बता सकते हो? चैतन्य ने जिज्ञासा से पूछा। कोवान सिटी में टेरिटरीज हैं जो आपस में ज्यादा अच्छे से काम नहीं करते। कुछ तो डोमिन किंगडम जैसे हैं जो बाहर के बिजनेस को अपने यहां दखल नहीं देने देते, जबकि बाकी जगहों पर इतनी सारी कंपनियां और बिजनेस हैं कि मार्केट पूरी तरह सैचुरेटेड है। ये ब्लिंकिंग सिटी जैसा नहीं है, जिसे देश का रूरल एरिया माना जाता है। वहां तुम्हें गजब की कंपटीशन मिलेगी। भले ही तुम्हारे प्रोडक्ट्स जबरदस्त हों और कस्टमर्स को पसंद आए, फिर भी अगर उस एरिया का ओनर तुम्हें अपनी जमीन पर सामान बेचने से मना कर दे तो कोई फायदा नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि तू ये नहीं कर सकता। आखिर तू जिद्दी डोमिन एम्पायर को भी अपने साथ मिलाने में कामयाब रहा। ये तो तेरे दादाजी भी नहीं कर पाए। तूने ऐसा कर दिखाया तो तुझ में कुछ तो बात है। लेकिन अगर कोवान के बढ़े सेटल्ड ग्रुप्स का सपोर्ट मिले तो ये तेरे लिए बहुत आसान होगा। मिसाल के लिए गिल्ड ऑफ अर्काना कई मार्केट्स में तेरी जगह बनाने में हेल्प कर सकता है। तू लाइमैंड फैमिली से भी अलायंस कर सकता है, जो लसवॉर्डमैन लाइनेज के लिए फेमस है। वो किसी भी अनवांटेड अटेंशन को रोक सकते हैं। या फिर मॉनरी फैमिली से हेल्प ले सकता है, जिनके कोवान सिटी के लगभग हर एरिया में पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं। वरना अपने दादाजी से भी मदद मांग सकता है। आखिर बिल्ट का नाम हर मार्केट में बड़ा वजन रखता है। टावर मास्टर मिन ने चैतन्य को डिटेल में सारी इंफॉर्मेशन दे डाली। टू लाइमेंट वो किसी भी अनवांटेड अटेंशन को रोक सकते हैं, या फिर मॉनरी फैमिली से हेल्प ले सकता है, जिनके कोवान सिटी के लगभग हर एरिया में पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं। वरना अपने दादाजी से भी मदद मांग सकता है। आखिर बिल्ट का नाम हर मार्केट में बड़ा वजन रखता है। टावर मास्टर मिन ने चैतन्य को डिटेल में सारी इंफॉर्मेशन दे डाली। टावर मास्टर की दी गई इंफॉर्मेशन के बाद चैतन्य के दिमाग में इन्वेंशन की बाढ़ आ चुकी थी। कुछ देर बाद टावर मास्टर मिन से बात करने के बाद चैतन्य के दिमाग में ढेर सारे ख्याल घूमते हुए वो मैजिक टावर से निकला। हालांकि मिनटावर मास्टर मिन की सलाह ऑन पॉइंट थी, फिर भी चैतन्य अब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन से मदद लेने के मूड में नहीं था। उसे जो भी करना था अपने दम पर करना था, जैसा कि वह आज तक करता आया था। लेकिन अगर कोई खुद से सपोर्ट ऑफर करता तो शायद वो मान लेता, लेकिन चैतन्य किसी के पास जाकर मदद मांगने वाला नहीं था। ये उनके बीच
कोलैब का सही बेस नहीं होता। मिसाल के लिए, उसने कभी डोमिन किंगडम से मदद नहीं मांगी थी। अगर वो ऐसा करता तो डोमिन किंग तुरंत बात करने से मना कर देता और फ्यूचर में दोस्ती की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। इसके बजाय उसने डोमिन किंग को अपने पास आने दिया, जिससे उन्हें रिबॉर्न नेशन के अच्छे इरादों का खुद पता चला और नतीजा, दोनों रीजन दोस्त बन गए। और आज डोमेन किंगडम कितनी ऊंचाइयों पर था, यह आप सभी अच्छे से जानते हैं। ये और भी जरूरी था क्योंकि चैतन्य गिल्ड ऑफ फरकाना, लाइनमेंट स्वॉर्डमैन, मॉन्टगोमरी फैमिली या कोवान सिटी के किसी और ग्रुप के बारे में कुछ नहीं जानता था। वो पॉलिटिकल सीन से अनजान था, जहां एक फैमिली के साथ अलायंस करने का मतलब दूसरों के खिलाफ जा सकता था। जहां तक अपने दादाजी की बात है, चैतन्य को उनसे भी मदद मांगने का कोई मन नहीं था, क्योंकि उसने अपने दादाजी इतने भी अच्छे नहीं लगते थे जितना अच्छा की कहानियों में दादाजी को दिखाया जाता है। हालांकि वो बिल्ट नाम से था और खुद युग बिल्ट का पोता था, लेकिन उसे अपने सरनेम से कोई खास लगाव नहीं था, खासकर तब से जब पिछले साल उसके दादाजी एक जरूरी मीटिंग में नहीं आए थे। चैतन्य को बिल्ट की दौलत की विरासत नहीं चाहिए थी। वो पेंडाइलैंड्स की बेकार जमीन की विरासत से पूरी तरह खुश था। हालांकि चैतन्य ने सोचा कि अगर उसके दादाजी उससे मिलने का टाइम निकालते तो अच्छा होता। हाँ, युग बिल्ट सुपर बिजी इंसान था। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी का बॉस होने के नाते शायद उसका कोई ठोस बहाना होगा, लेकिन फिर भी अगर वो आता तो चैतन्य के लिए बहुत मायने रखता। इसलिए चैतन्य अपने दादाजी से मदद नहीं मांगना चाहता था। वैसे भी उसे इसकी जरूरत नहीं थी। उसे कौशल्या और रिबॉर्न प्रोडक्ट्स पर पूरा भरोसा था कि वो कोवान सिटी के मार्केट में अपने दम पर जगह बना लेंगे, क्योंकि उसने ब्लिंकिंग सिटी, जहां पर बिल्ट एम्पायर का बनाया हर प्रोडक्ट बेस्ट माना जाता था, वहां पर अपनी पहचान बनाई थी। कुछ देर बाद चैतन्य मैजिक टावर से बाहर निकला और देखा कि सडे चेकी के उस पार एक टिकट बूथ पर लंबी लाइन लगी थी, जिसके साइन बोर्ड पर बढ़े बढ़े अक्षरों में रिबॉर्न टैक्सी लिखा था। यह रिबॉर्न कंपनी का नया बिजनेस था, जो चैतन्य के पिछले जन्म की टैक्सी सर्विस जैसा था। हालांकि उन्होंने ढेर सारी कारें बनाई थीं, फिर भी डिमांड सप्लाई से कहीं ज्यादा थी, जिस वजह से लोगों का आना जाना भी आसान हो गया था और काफी सारी कंपनियां भी रिबॉर्न नेशन की वजह से अच्छा खासा पैसा कमा रही थीं। पूरी सड़क पर लंबी लाइन थी। लोग रिबॉर्न टैक्सी किराए पर लेने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। चैतन्य लाइन के आखिर में गया और पूरे 1 घंटे तक अपनी बारी का इंतजार किया। वो चाहता तो कौशल्या के ऑफिस में एक पल में पहुंच सकता था, लेकिन आज चैतन्य ने नॉर्मल लोगों की तरह नॉर्मल तरीके से कौशल्या के पास जाने का फैसला किया। वो बाकी लोगों की तरह रिबॉर्न टैक्सी की लाइन में खड़ी डिडिहा रहा। जब उसकी बारी आई, उसने बूथ अटेंडेंट से टिकट लिया। मुझे रिबॉर्न ऑफिस ले चलो, चैतन्य ने सैटायर टिकट इंचार्ज से कहा। बिल्कुल, सैटायर ने जवाब दिया और उसे ब्लिंकिंग सिटी में घूम रही रिबॉर्न टैक्सी की लाइनअप तक ले गया। सबसे आगे वाली कार का दरवाजा खुला और चैतन्य पैसेंजर सीट पर बैठ गया। कार ने गर्जना की और स्टूडकों पर दौड़ पड़ी। पूरा रास्ता चैतन्य खिड़की से बाहर देखता रहा। ब्लिंकिंग सिटी में कारों के आने के बाद हुए बदलावों को गौर से देख रहा था। मिसाल के लिए, कारों की नई नई वाइब अभी भी हाई थी, भले ही वो 1 महीने पहले लॉन्च हुई थी। ये अब ब्लिंकिंग बस सिटी का स्टैंडर्ड ट्रांसपोर्ट बन चुकी थी, खासकर क्योंकि ये नॉर्मल गाड़ियों से कहीं तेज थी। हालांकि इससे हॉर्स कैरेज वालों का काम छिन गया था। अब सड़कों पर मुश्किल से कोई हॉर्स कैरेज दिखता था। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए चैतन्य ने एक प्रोग्राम शुरू किया, जिसमें कैरेज ड्राइवर्स को ड्राइविंग सिखाकर रिबॉर्न टैक्सी सर्विस में जॉब दी जाती थी। ये प्रोग्राम ड्राइवर्स के लिए बड़ा फाइनेंशियल हिट रहा, क्योंकि ढेर सारे कस्टमर्स कारों की नयापन आजमाने के लिए उनकी सर्विस ले रहे थे। साथ ही वो ब्लिंकिंग सिटी से बाहर लंबे ट्रिप्स भी कर सकते थे, जो पहले महीनों लगते थे, और इससे उनकी कमाई बढ़ गई। चैतन्य का ड्राइवर मिसाल के तौर पर एक मिडिल एज्ड ह्यूमन था, जो इस प्रोग्राम का हिस्सा था। डिले के लिए
सॉरी यंग मैन। ड्राइवर ने कार को साइड में रोकते हुए माफी मांगी। सड़कें अभी बन रही हैं तो ट्रैफिक है, लेकिन उस मैजिकल कंक्रीट की वजह से कल तक सब सेट हो जाएगा। कंक्रीट का बिजनेस भी ठीक चल रहा था। कारों की वजह से ब्लिंकिंग का पूरा रोड सिस्टम फ्लैट कंक्रीट रोड्स के लिए रिवर्क किया जा रहा था, जो कारों के लिए परफेक्ट थे। रिबॉर्न कंपनी कमाल की है ना सर? ड्राइवर ने तारीफ की। हमारे सिटी को बेहतर बना रहे हैं। उनका जादू हर जगह छाया हुआ है। ड्राइवर की बात सुनकर पहले चैतन्य मुस्कुराया, फिर आज थोड़ा झेंप गया, क्योंकि ड्राइवर को नहीं पता था कि वो कौन है और किसके सामने रिबॉर्न कंपनी की तारीफ कर रहा है। जैसे ही कार ट्रैफिक में धीरे धीरे आगे बढ़ी, चैतन्य ने देखा कि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स सड्डी डीएचए पर कंक्रीट डाल रहे थे। ज्यादातर वर्कर्स जो गंदे काम कर रहे थे वो ह्यूमंस थे, जबकि प्रोजेक्ट मैनेज करने वाले रिबॉर्नियंस थे। चैतन्य ने उन्हें लस्वार्डमैन के लॉयल स्टूडेंट्स और एम्प्लॉयज माना। हॉब मंकीज ब्लूप्रिंट्स चेक कर रहे थे, सेटायर्स ह्यूमन वर्कर्स को जमीन खोदने के लिए गाइड कर रहे थे और डोमिनर्स वर्कर्स को स्टील रीइंफोर्समेंट सही करने का तरीका सिखा रहे थे। डेमी ह्यूमंस के बारे में क्या सोचते हो? चैतन्य ने ड्राइवर से पूछा। वो अधेड़ डीएच आदमी ने साइड में देखा, जहां डेमी ह्यूमंस प्रोजेक्ट को बड़े नॉर्मल तरीके से हैंडल कर रहे थे। फिर भी उसके लिए ये अनोखा था। सच कहूं, मुझे हैरानी है कि वो इतने स्मार्ट हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो मैजिक भी कर सकते हैं, ड्राइवर ने जवाब दिया। ह्यूमंस के बारे में क्या सोचते हो? चैतन्य ने ड्राइवर से पूछा। वो अधेड़ डिच आदमी ने साइड में देखा, जहां डेमी ह्यूमंस प्रोजेक्ट को बड़े नॉर्मल तरीके से हैंडल कर रहे थे। फिर भी उसके लिए ये अनोखा था। सच कहूं, मुझे हैरानी है कि वो इतने स्मार्ट हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो मैजिक भी कर सकते हैं, ड्राइवर ने जवाब दिया। ह्यूमन बस्तियों में डेमी ह्यूमंस का रहना कोई बड़ी बात नहीं थी, खासकर ब्लिंकिंग सिटी में, जो पेंडाइलैंड्स के पास था, जहां ज्यादातर डेमी ह्यूमंस रहते थे। हालांकि उन्हें सोसाइटी में इतना एक्सेप्ट नहीं किया जाता था कि वो आम बात बन जाए। अक्सर सेडिडी चेक पर चलते वक्त डेमी ह्यूमंस को एक दो अजीब नजरों का सामना करना पड़ता था, लेकिन ज्यादातर लोग उन्हें इग्नोर कर अपने काम में लगे रहते थे। जो डेमी ह्यूमंस ह्यूमन बस्तियों में आए, वो इसलिए आए क्योंकि उन्हें लगता था कि उजधी पेंडाइलैंड से बेहतर जिंदगी यहां मिलेगी। यहां उन्हें सरवाइव करने के लिए ह्यूमंस को सर्विसेज देनी पड़ती थी। ज्यादातर काम फिजिकल लेबर वाले थे, जैसे पूरे शहर में भारी मेटल्स ढोना, जमीन की बद्दी खुदाई या ऐसे ही बेसिक काम। ये डेमी ह्यूमंस की एबिलिटी की लिमिट मानी जाती थी। आखिर उन्हें ऑफिस क्लर्क या स्किल्ड क्राफ्ट्समैन जैसे कॉम्प्लेक्स जॉब्स के लिए फिट नहीं समझा जाता था, इसलिए डेमी ह्यूमंस को बस मसल्स समझा जाता था और उनकी वैल्यू सिर्फ उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ के बेस पर जज होती थी। लेकिन जब से रिबॉर्न कंपनी अस्तित्व में आई, ह्यूमन वर्ल्ड में डेमी ह्यूमंस का सीन पूरी तरह बदल गया। अचानक ऐसे डेमी ह्यूमंस सामने आए जो फुल ऑन ह्यूमन लैंग्वेज बोल सकते थे। उनके शब्द इतने कॉम्प्लेक्स थे कि उन्हें ह्यूमंस से अलग करना मुश्किल था। इतना ही नहीं, वो सब मैजिक भी कर सकते थे। इससे लोग दंग रह गए, क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था कि डेमी ह्यूमंस 3 स्टार या उससे ऊपर का मैजिक कर सकते हैं। ऑटोमोबाइल लॉन्च के अगले ही दिन एक इवेंट हुआ, जहां इंजीनियर हॉब मंकीज ने सैकड़ों लोगों के सामने 3 स्टार मैजिक करके अपनी स्किल्स दिखाई। उन्होंने जमीन को अपनी मर्जी से मौधा दिया और चंद सेकंड में एक बद्धी दरार बना दी। फिर उन्होंने खाली स्पेस में एक रेडीमेड गैस स्टेशन का 3D प्रोजेक्शन बनाया, जिससे वर्कर्स के लिए ब्लूप्रिंट फॉलो करना और छोटी छोटी डिटेल्स तक काम करना आसान हो गया। उन्होंने प्रोजेक्ट का कंट्रोल लिया और उसे इतना स्मूथ बनाया कि अनुभवी ह्यूमन कंस्ट्रक्शन वर्कर्स भी उनके सामने फीके पड़ीडीएच गए। डेमी ह्यूमंस ने मैजिक में भी जबरदस्त टैलेंट दिखाया और उनके पास ऐसा डीप नॉलेज था जो मौजूदा ह्यूमन स्टैंडर्ड्स से भी बेहतर था। इसने
डेमी ह्यूमंस के बारे में लोगों की पुरानी सोच को पूरी तरह पलट दिया। लोग उन्हें बस सिम, मैकबुक एयर, मैक, इंच, लैपटॉप, 500 x 100 जेपीजी सादा जानवर समझते थे, जिन्हें थोड़ी सी चेतना मिली हो और जो बमुश्किल ह्यूमन लैंग्वेज बोल पाते हों। लेकिन उस दिन जो उन्होंने दिखाया वो उन्हें ह्यूमंस के बराबर लेवल पर ले आया। दोनों में हायर और कॉम्प्लेक्स थिंकिंग की कैपेसिटी थी। जैसे ही रिबॉर्न बिजनेस फैलने लगे, ये और तेजी से फैलने लगा। अचानक लैमिया को वेट मार्केट में मछली बेचते, ग्राहकों के साथ मोल भाव करते देखना आम हो गया। सेंटर को रिबॉर्न ऑफिसेस की रात में सिक्योरिटी के लिए पेट्रोलिंग करते देखना नॉर्मल हो गया। सेटायर्स को बड़े बड़े ट्रक्स में कंपनी के लिए सप्लाई और शिपमेंट्स ड्राइव करते देखना आम बात हो गई। लोगों को जल्दी समझ आ गया कि रिबॉर्न के ये डेमी ह्यूमंस गजब के टैलेंटेड थे, अपने अपने जॉब में कमाल के। मिसाल के लिए रिबॉर्न कंपनी ने वेजिटेशन बिजनेस में कदम रखा, अपनी एक्स्ट्रा फसल और हार्वेस्ट को किंग्स रीजन के हर मार्केट में बेचना शुरू किया। शुरुआत से ही साफ था कि उनकी फसलें नॉर्मल से कहीं बढ़ी थीं। उनके गाजर ज्यादा नारंगी और लंबे थे, उनकी गोभी ज्यादा पत्तेदार थी और वो ऐसी फसलें बेच रहे थे जो सीजन से बाहर थीं। साफ था कि रिबॉर्न के डेमी ह्यूमंस एकदम अलग लेवल पर थे। वो तो इतने अमीर भी थे जितना लोगों ने सोचा भी नहीं था। ढेर सारे हॉब मंकीज, सेटायर्स और डोमिनर्स ने शहर में अपने लिए घर और प्लॉट खरीद लिए, क्योंकि वो अपने प्रोजेक्ट्स खत्म करने के लिए यहाँ कुछ